नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी डेफिनेटली कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल में एक्सरसाइज 3.1 के सभी क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। और जिस क्वेश्चन में ग्राफ की रिक्वायरमेंट होगी उसमें ग्राफ को भी हम ड्रॉ करना सीखेंगे। और आपको एक बात बता दें कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ये जो एक्सरसाइज 3.1 है ये उनकी बुक में 3.2 की फॉर्म में है, कुछ वेबसाइट्स में भी ये एक्सरसाइज 3.2 की फॉर्म में है। बेटा जो हमने पीडीएफ उठाई है वो आपकी एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से उठाई है, तो आप लोग अपनी बुक और इस पीडीएफ में क्वेश्चंस को मैच कर लीजिएगा और उसके हिसाब से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। और आपकी कन्वीनियंस के लिए सभी क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प आपको वीडियो पर मार्क की फॉर्म में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी टाइमिंग मिल जाएगी। तो क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 के किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का सलूशन अगर आपको देखना है तो सीधे आपको उसकी टाइमिंग पर क्लिक करना है और बिना टाइम वेस्ट करे अपने सलूशन को देखना है और फिर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आपको काम की लगती है तो देर किस बात की है, कॉपी पेन उठाइए, फोकस बनाइए और आ जाइए। मिलते हैं म्यूजिक के दूसरी तरफ। वीडियो की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन दी फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। मतलब जो प्रॉब्लम्स आपको दी गई हैं उसमें आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी है, फिर फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली और उनको ग्राफ की हेल्प से सॉल्व भी करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी इक्वेशंस को बनाएंगे, फिर क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। मतलब जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, वो हैं सर 10। आगे पढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ये समझ में आ रहा है कि स्टूडेंट्स में दो लोग हैं, एक तो आपका बॉय हो गया और दूसरा हो गया गर्ल। इसमें भी गर्ल ज्यादा है, बॉय कम है, गर्ल 4 ज्यादा है। आगे क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। बात समझ में आई, क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इसको समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पर बॉय और गर्ल को ले लिया है, तो जो क्लास है उसमें से 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, यानी जो बॉय और गर्ल हैं उनका सम कितना होगा सर, उनका सम 10 होगा। बहुत बढ़िया। ये क्या है, ये है कंडीशन 1। ये कंडीशन कहाँ से निकल के आई सर, ये कंडीशन क्वेश्चन में ही दी हुई थी। कंडीशन 2 क्या है उसको भी देखते हैं। कंडीशन 2 में बोला गया था कि गर्ल्स जो है वो ज्यादा हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर समझ रहे हैं। गर्ल्स ज्यादा हैं किससे, बॉयज से। तो देखो गर्ल्स इज इक्वल टू बॉयज। बॉयज में क्या ऐड कर दिया जाए, 4 ऐड कर दिया जाए। तो बॉयज में 4 ऐड करेंगे तो गर्ल्स के बराबर आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें आप 4 बाद में लिखिए। समझ रहे हो, कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें आप 4 बाद में लिखिए। तो बेटा एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता है। ये सब बच्चों वाली बातें हैं, तो चाहे आप पहले ऐड करिए चाहे आप बाद में ऐड करिए, उससे इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिशन वाले की बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग क्या करें सर, बॉयज और गर्ल्स यहाँ पर उन्हीं को फाइंड करना है। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स ये वेरिएबल की फॉर्म में है, क्योंकि इनको फाइंड करना ये अननोन है तो इनको वेरिएबल ले लिया जाए। तो अगर हम इन्हें वेरिएबल अज्यूम कर लें तो हम क्या ले सकते हैं, तो हमने ले लिया भाई बॉय को x ले लिया और गर्ल को y ले लिया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर y हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा x, क्योंकि y गर्ल हो गई और x बॉयज हो गए। अब इनकी इक्वेशंस को फॉर्म कर लिया जाए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सही है, ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 1। कहाँ से आई, पहली कंडीशन से। कंडीशन 2 से क्या निकल के आएगा, कंडीशन 2 से निकल के आएगा y इज इक्वल टू x प्लस 4 कहो या 4 प्लस x कहो, एक ही बात है। तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस हो गई। अब क्या करना है, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे, तो चलो अब कोऑर्डिनेट्स निकालने का काम करते हैं। इक्वेशन 1 को क्या करें, किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में ले लें। तो y इज इक्वल टू बोलो 10 माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। अब क्या करें सर, अब x की वैल्यू रखिए और y निकाल लीजिए। चलो करते हैं फिर। तो x की वैल्यू रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 5। ऐसी वैल्यू रखेंगे कि थोड़ा आसपास की वैल्यू मिले और मेरा ग्राफ इजीली ड्रॉ हो जाए, है ना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू ले लें, बहुत बड़ी वैल्यू ले लें, फिर उसको बनाने में प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं करेंगे। अपने ग्राफ के हिसाब से वैल्यूज को लेंगे। तो हमने यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू 5 लिया तो 10 माइनस 5 करेंगे। देखो कैसे, y इज इक्वल टू 10 माइनस 5, तो y भी कितना आ जाएगा सर, y भी 5 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर, आसपास की वैल्यू लेनी है। 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ठीक है ले लेते हैं, 6 भी ले सकते हैं। चलो क्या ले लें, 4 ले लें, 4 ले लेते हैं। तो जब हमने x की वैल्यू 4 ली तो 10 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6। और जब हम x की वैल्यू 6 ले लेंगे
तो यहाँ पे 10 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 4। बोलो आसपास की वैल्यू आई कि नहीं आई? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ईजी वैल्यू आई है, मतलब आपस में ही लाई कर रही है। देखो भाई लिख लेते हैं 5,5 और 4,6 और बता दो 6,4, सही है ना। चलो बोलते रहे ना साथ में। अब देखो दूसरी इक्वेशन में आ जाओ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। क्या करें सर? यहाँ पर आप, ये तो आसान इक्वेशन है, यहाँ पर आप कुछ भी ले लिए। अगर हम x0 ले लें तो y 4 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर x1 ले लें तो y क्या आएगा सर? y 5 आ जाएगा। अगर x माइनस 1 ले लें, बोलो अगर x माइनस 1 ले लें तो क्या आ जाएगा? -1 + 4 करेंगे तो 3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, ये बातें आपके समझ में आ रही होंगी। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स लिख दिया जाए, लिख देते हैं 0,4 फिर 1,5 और उसके बाद -1,3। ठीक, बहुत बढ़िया भाई। अगर ये सब बातों में प्रॉब्लम है तो मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाके देख लो, अगर नहीं देखा है उसमें भी इन चीज़ों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है। यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, अब इनको ड्रॉ कर लिया जाए। इक्वेशन नंबर 1 के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5,5। तो यहाँ पे 5,5 कहाँ पर आएगा? यहीं आएगा ना भाई, बोलते रहना साथ साथ। 4,6 कहाँ पर आएगा? 4,6 ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, बहुत बढ़िया भाई। और 6,4 कहाँ पर आएगा? 6,4 यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक, बढ़िया बना रहे हैं। चलो अब क्या करना है सर? अब इसको ना ड्रॉ करना है। ड्रॉ कर देते हैं यार, ड्रॉ करने वाला काम कैसा है? टेक्निकल काम है, जिसने पिछली वीडियो देखी होगी उसको पता होगा। चलो भाई बताओ, अभी सही जा रहा है? सही जा रहा है, बहुत बढ़िया, सही है ना। चलो इसकी नेमिंग कर दी जाए, नेमिंग कर देंगे बाद में या फिर चलो कर ही देते हैं। 6,4, बोलो 6,4, 5,5 और बोलते रहो यार, जल्दी जल्दी बोलो, साथ साथ बोलना है। ठीक, 4,6 अभी सही है, बढ़िया भाई। आगे देखते हैं दूसरे वाले में, दूसरे वाले की कोऑर्डिनेट्स बताइए। 0,4, 0,4 यहाँ कहीं पर आएगा, बहुत बढ़िया। 1,5, 1,5 यहाँ कहीं पर आएगा, सही जा रहा है। -1,3, -1,3 यहाँ कहीं पर आएगा, बिल्कुल सही बन रहा है भाई, बोलते रहना साथ साथ। ड्रॉ कर लिया जाए, चलो ड्रॉ करते हैं। ये ड्रॉ कर दिया हमने, इसको यहाँ कहीं पर जाएगा। ठीक है, सही ड्रॉ हुआ है? पता नहीं यार सही हुआ है या नहीं हुआ है, तुम लोग आंसर चेक करके बताना सही हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक, हल्का सा नीचे की तरफ है तो थोड़ा सा, और इधर थोड़ा सा ऊपर जाएगा ये। अब परफेक्ट है, क्यों? अब परफेक्ट है। नेमिंग कर देते हैं इसकी भी, मतलब कोऑर्डिनेट्स के नाम लिख देते हैं। -1,3 जा रहा है ये, -1,3 बोलते रहना साथ साथ। 0,4, 0,4 और बताओ 1,5, 1,5 यहाँ पर हो गया। ठीक, इक्वेशन भी लिख दें, चलो लिख देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 इक्वेशन ये है, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ये है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 ये है। अब आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए, क्या दिख रहा है आपको? ये दोनों ही लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। कितने बच्चों को ये बात समझ आ गई? जिसको समझ आ गई भैया हाथ उठाओ, उठाओ उठाओ, हमें दिख रहा है, अरे उठाओ, घर वालों को दिखेगा कि हाँ बच्चा एक्टिवली पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया आपका, दिखा पीला पीला। इसके कोऑर्डिनेट बताओ, इसके कोऑर्डिनेट अगर हम देखें तो ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने का आसान तरीका है, जिसको ना पता हो ऐसे कर सकता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में 3 चल रहे हैं और वाई एक्सिस में यहाँ पर 7 आएगा, तो यहाँ पे वाई एक्सिस में 7 चल रहे हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या बने? एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू आ रही है 7, बोलो यानी कि 3,7। अब x किसको अज्यूम करा था? जरा अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई, x लिया है नंबर ऑफ बॉयज को, गर्ल्स y से रिप्रेजेंट करी गई हैं, तो यहाँ पर x यानी बॉयज, बॉयज कितने हैं? बॉयज हैं 3 और गर्ल्स कितनी है? बोलो, गर्ल्स हैं हमारी 7। समझ में आई बात या नहीं? तो ये हो गया मेरे क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो वीडियो लाइक करना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। चलो भाई स्टेटमेंट पढ़ो। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन। तो यहाँ से ये बात क्लियर हुई कि 2 लोग हैं, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट हैं, पेंसिल और पेन। यहाँ पर पहली कंडीशन की बात हो रही है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़। कॉस्ट कैसे बनती है, डिटेल में इसका एग्जाम्पल समझाया है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, याद है ना? तो कैसे बनती है कॉस्ट? किसी भी ऑब्जेक्ट की कॉस्ट, एक ऑब्जेक्ट की इंटू नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पर 2 कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन।
बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। तो यहाँ पर पहला जो केस है उसमें कहा जा रहा है कि पेंसिल 5 है। कितनी है भाई पेंसिल? पेंसिल जो है वो 5 है, ठीक है। और पेन कितने हैं सर? पेन जो है वो 7 है। बहुत बढ़िया, 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब किसको मल्टीप्लाई किया गया है, ये बड़ी बात है। ये मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं लेकिन किसको? तो यहाँ पर बेटा कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल होगी और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेन होगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर पेंसिल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को, और जो पेन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट ऑफ 1 पेन को। समझ में आ गई बात? तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए, यानी 5 पेंसिल की कॉस्ट और 7 पेन की कॉस्ट, इनको मिलाया जाए तो कितने रुपए होते हैं भैया? टोटल होते हैं 50 रुपीज़। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से सेकंड केस, अब तो समझ गए होंगे आप। तो 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और 5 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन, इन दोनों को अगर मिलाया जाए तो कितना बन रहा है? 46 रुपीज़ बन रहा है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बेटा निकालना क्या है? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन। यानी कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है? यहाँ पर वेरिएबल यही है जो लिखा है ना, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो क्या किया जाए सर? इन्हीं को अज्यूम कर लीजिए, ठीक है। क्या लेट कर लें? कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमने लेट कर ली x रुपीज़, x रुपीज़ लेट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? तभी तो रुपीज़ में आंसर आएगा, x रुपीज़, ठीक। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितना अज्यूम कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ 1 पेन अज्यूम कर रहे हैं y रुपीज़। समझ में आ गई बात? तो इक्वेशंस क्या बनेंगी? सब लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, इक्वेशंस क्या बनेंगी भैया? इक्वेशंस बनेंगी 5x बोलो प्लस 7y इज इक्वल टू 50। सही है? सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? अगर सही ना कर रहे हो तो बता देना। इक्वेशन नंबर हो गई आपकी 1। अब दूसरी कंडीशन पर आ जाओ। दूसरी कंडीशन में कैसे इक्वेशन बनेगी? 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ये आपकी इक्वेशन नंबर हो गई 2। बोलो समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो फॉर्म हो गया। अब करना क्या है? इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फिर इनको ग्राफ पे ड्रॉ करना है और फिर हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है। वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, यानी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन वहीं से आएगी। चलिए फिर करते हैं। सबसे पहले इन इक्वेशन को क्या करें? एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लें। अब थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो 7 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 7 है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 7 लेकर आएंगे तो मेरा ऐसा मानना है, आपका पता नहीं क्या मानना है, अगर डिनोमिनेटर में 7 लेकर आएंगे तो न्यूमिनेटर को हमें 7 का मल्टीपल बनाना होगा। मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो क्यों ना हम लोग डिनोमिनेटर में 5 लेकर आएँ। 5 का टेबल भी आसान है, 5 को हमें बनाना भी आसान है, मतलब मेरे लिए 5 का विजुलाइजेशन आसान है। तो हम ऐसा करेंगे कि डिनोमिनेटर में 5 लाने की कोशिश करेंगे, जिससे ईजिली हम न्यूमिनेटर को 5 का डिविजिबल नंबर बना पाएँ और हमारे पास इंटीजर वैल्यूज़ आ पाएँ हमारे कोऑर्डिनेट्स की। बात समझ में आ रही है? हमने क्या बोला, समझिएगा बात को। देखिए हम यहाँ पर 7 को डिनोमिनेटर में नहीं लेके जाएंगे, हम 5 को लेके जाएंगे, और 5 को डिनोमिनेटर में लेके जाने के लिए x को हमें डिपेंडेंट बनाना पड़ेगा y पर। बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया, अगर समझ में आ गई, बहुत समझदार हो गए फिर तो तुम लोग। ठीक है, देखते हैं। 50 माइनस 7y अपॉन 5, बोलो ये बात समझ में आई? तो ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1 का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 2 में क्या करेंगे? यहाँ पर y को डिपेंडेंट बनाएंगे, क्योंकि y का कोफिशिएंट 5 है, डिनोमिनेटर में हमें 5 चाहिए। 5y अब यहाँ पर डायरेक्ट करें क्या? थोड़ा यार आराम से ही करते हैं, क्या पता समझ में ना आए फिर तुम लोगों को। y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। बोलो भाई सही है। अब हमें क्या करना है? न्यूमिनेटर में y की वैल्यू ऐसे लेनी है कि जो न्यूमिनेटर बचे या जो न्यूमिनेटर बने वो 5 का डिविजिबल हो। तो देखो पहले वाले में एक आसान सा नंबर हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर हम y की जगह 0 ले लें तो 50 माइनस 0 आएगा। क्यों? 50 माइनस 7 इंटू 0, तो 50 बचेगा कि नहीं? हाँ सर। और 50 को जब 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 10 बचेगा। यानी अगर हम y की वैल्यू 0 ले लें तो x मेरे पास 10 आ जाएगा। अब इतना बड़ा नंबर तो आएगा ही, देखो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने y 0 लिया तो आया मेरे पास x 10। अब देखो कुछ ऐसे नंबर लें, जैसे 7 की टेबल पढ़ते हैं। ठीक है, तो 7 की टेबल पढ़ें जहाँ पर यूनिट डिजिट या तो 5 हो या तो 0 हो। समझा मेरी बात को? लॉजिक समझो, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 है। 0 में जब 5 ऐड होगा तभी वो 5 का डिविजिबल बनेगा,
जीरो में जब जीरो ऐड होगा तभी वो 5 का डिविजिबल बनेगा। ये बात अगर समझ ले गए तो नंबर की पुटिंग करना बहुत आसान है, वैल्यू पुटिंग बहुत आसान है। समझ में आ रही बात? अब देखिए 7 5 जा, देखो लॉजिक समझो, हर चीज को रटना नहीं है कि सर ने बताया था ये रखेंगे तो यही रख देंगे। वो वैल्यू रखी क्यों जा रही है ये अगर समझ में नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। 7 इंटू 1 अगर करे तो 7 आएगा, 7 इंटू 2 करे तो 14 आएगा, 14 में यूनिट डिजिट 4 होता है, ये 4 जीरो पे ऐड होगा तो कुछ ना कुछ आएगा, 64 आएगा। उससे मेरा काम नहीं बनेगा क्योंकि 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, यूनिट डिजिट पे 0 हो या फिर 5 हो। तो हमें यूनिट डिजिट पे 0 या 5 ही बनाना है। तो हम क्या करें, बहुत बढ़िया, आप लोग बोलिए y की वैल्यू क्या रखी जाए, 7 इंटू 5 होता है 35। समझ में आई बात? तो यहाँ से मेरा काम बन जाएगा। हमने y की वैल्यू रखी यहाँ पे 5, तो अब मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा, 50 माइनस 7 इंटू 5 अपॉन 5। ठीक, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 50 माइनस 7 इंटू 5 35 अपॉन 5। तो 50 में से 35 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 15 बचेगा। काम बना के नहीं बना, 15 अपॉन 5, 5 वन 5, 5 3 15। तो x की वैल्यू कितनी आई सर, x की वैल्यू आई 3। अगर ये सब बातें आप समझ गए ना तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको वीडियो देखने की या किसी से पूछने की, आप खुद चीज़ें सोच पाएंगे, प्रोसेस कर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी वैल्यू बताइए, एक और वैल्यू है, मतलब आसान सी वैल्यू अगर हम देखें तो y की जगह अगर 10 रख दें तो 70 आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो y की जगह अगर हम 10 रख दें तो ये 70 हो जाएगा। तो 50 माइनस 70 अपॉन 5 आएगा, तो माइनस 20 अपॉन 5 आएगा। माइनस 20 अपॉन 5 को सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा। बोलो भाई, -4 आएगा कि नहीं आएगा? तो इस तरह से हमने कोऑर्डिनेट्स भैया निकाल लिए पहली वाली इक्वेशन के। क्या आ गए जरा बोलो, चिल्ला चिल्ला के बोलना है। देखो इतनी बात माननी है, घर वाले ये ना कहे बच्चा फ़ोन चला रहा, बच्चा पढ़ रहा। ठीक, 10,0 आगे 3,5, 3,5 और बताओ -4,10। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। आगे देखते हैं, यहाँ पर बताइए भाई, यहाँ पर आप लोग बताएंगे, ट्राई करिए, अच्छी वैल्यूज रखनी है यहाँ पे। यहाँ पर देखो 46 है, यूनिट डिजिट में 6 है। अब 6 में या तो कुछ ऐड करें तब ये 0 या 5 बने, या कुछ सब्सट्रैक्ट करें तब ये 0 5 बने। देखो यहाँ पर माइनस का साइन है, हर चीज़ को देखना है, हर चीज़ पर ध्यान देना है। यहाँ पे माइनस का साइन है तो यानी 46 माइनस, अब x की वैल्यू ऐसी क्या रखें, देखो यूनिट डिजिट ढूंढो, अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 1 5 होता है, यानी 7 का टेबल पढ़े जहाँ पर यूनिट डिजिट 1 आ रही हो तो मेरा काम बन सकता है। ऐसे सोचना है बेटा, अगर चीज़ें एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रही है पीछे जाओ, 2-3 बार सेम चीज़ों को सुनो, तब शायद समझ में आए। जिसके समझ में नहीं आ रही, जिसके समझ में एक बार में आ गया बहुत अच्छी बात है। तो हमने क्या करा, 7 इंटू 1 करा, अब हम लिख नहीं रहे, ऐसे ही मुंह से बोल रहे, ध्यान से सुनो। 7 इंटू 1 करा 7 आएगा, 6 माइनस यानी 16 माइनस 7 करेंगे, मेरा काम नहीं बनेगा। 7 टू ज़ा 14, 6 माइनस 4 करेंगे 2 आएगा, अभी भी मेरा काम नहीं बनेगा। 7 3 ज़ा 21, यही है एक ऐसा नंबर जहाँ पे मेरा काम बन सकता है। कैसे समझना बात को, यहाँ पर हमने रखा, क्या रखा बताओ बेटा, 7 इंटू 3, इससे क्या होगा 46 माइनस 7 इंटू 3 21 बनेगा। हमने क्या कहा था, यूनिट डिजिट ऐसे ही लेकर आओ जहाँ 0 या 5 बने। देखो 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, बहुत बढ़िया, और 4 में से 2 गया तो 25। अब ये 25 5 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ऐसे ही सोचना है बेटा आपको। अगर ये सोचना सीख गए ना आप, फिर आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक। और मेरी कोशिश है कि आपको ये चीज़ सिखाएं, सोचना सिखाएं, है ना, थिंक कैसे करनी चीज़ों को। सोल्यूशन देना बहुत आसान है, ठीक, हम आए क्वेश्चन सॉल्व करा चले गए, उसमें मज़ा नहीं आएगा, सीखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा x की वैल्यू, सही है, x की वैल्यू रख रहे हैं कितनी, 7 3 ज़ा 21। x की वैल्यू जब हम 3 रखते हैं तो y कितना आता है, यहाँ 25 बचेगा, 25 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। तो 3,5 मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है, 3,5। अब आप लोग ट्राई करिए, कुछ रख के बताइए। बोलो भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हो, करते रहना, बाद में हम देखेंगे, ठीक। 7 इंटू क्या करें, 6 किस में आता है, 7 8 ज़ा 56, सही टेबल पढ़ रहे हैं, 7 8 ज़ा 56 होता है, ठीक। तो हम क्या करें कि यहाँ पर 6 लेकर आएँ, 7 इंटू 8, ठीक है। तो 7 इंटू 8 56 बनेगा, 46 माइनस 56 यानी माइनस का 10 आएगा, माइनस के 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। बोलो, तो हमने क्या करा, x की जगह पर 8 रखा, ठीक है। जब हम x की जगह पर 8 रख रहे हैं तो 7 8 ज़ा 56 हो रहा है, -10 आ रहा है, -10 को 5 से डिवाइड करें तो यहाँ -2 आ रहा है। बहुत बढ़िया, यही सब चीज़ें आपको सीखनी है, ठीक है। अब देखो थोड़ा अगर बड़े नंबर के बारे में सोचें, थोड़ा सा बड़े नंबर के बारे में सोचें, देखना दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हमने कहा था अगर हम सब्सट्रैक्ट करें
तो ऐसा कौन सा नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे 0 या फिर 5 बन जाए। तो देखो समझ में क्या आया था, समझ में ये आया था कि 46 में से अगर 1 सब्सट्रैक्ट हो जाए तो मतलब यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, तो फिर यहाँ पर हमारा 5 बन जाएगा, वो 5 से डिविजिबल है। अगर हम इसमें से 6 को सब्सट्रैक्ट कर दें यूनिट डिजिट में से तो भी मेरा काम बन जाएगा। तो ये दोनों ही पैटर्न हमने आजमा लिए। पहले वाले में हमने 7 × 3 करा तो 21 बन गया, ठीक है। फिर हमने 7 × 8 करा तो 56 बन गया। अब एक दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं। दूसरा मेथड क्या था कि इस 6 को 0 कैसे बनाया जाए, एडिशन की फॉर्म में। कैसे? एडिशन की फॉर्म में। ये माइनस का साइन है ना, पहले तो इस माइनस के साइन को बदलना होगा, तो इसको प्लस करना होगा। प्लस कैसे होगा, एक माइनस का नंबर अज्यूम करना होगा और फिर इसमें क्या जोड़ा जाए, सर इसमें यूनिट डिजिट पे 4 आना चाहिए, तो ये 6 और ये 4 मिलकर 10 बन जाएगा। तो हम क्या करें, कुछ समझ रहे हो? तो हम क्या करें, x की जगह पर अगर -2 ले लें, ये अगर बात समझ रहे हो तो भाई मज़ा आ जाएगा, ताली बजा लो अपने लिए खुद, ठीक है। x की जगह पर हम -2 ले लें तो मेरे पास बनेगा 46 -7 माइनस, बोलो यहाँ पर आ गया -2। अब इसको सॉल्व करते हैं। 46 -14, -14 नहीं, गलत लिख रहे हैं, बस देखते रहना ध्यान से, है ना, कोई सोएगा नहीं कोई, ठीक। ये ऐड हो गया, क्लास में कोई सोएगा नहीं, गलती चेक करते रहना, ठीक है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि सर कुछ भी आए कुछ भी पढ़ाए चले गए, गलती चेक करते रहना और फिर टोकना भी कि सर गलत पढ़ा रहे हैं। 46 + 14 करो, बताओ क्या आएगा। 46 में 4 ऐड करेंगे 50 और फिर 10 और ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। सही कर रहे हैं। 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। यार ये बड़ी वैल्यू आ रही है, चलो देखते हैं क्या हो सकता है। तो हमने जब -2 लिया तो यहाँ पर मेरे पास मिला 12। बोलो भाई, तो हम कोऑर्डिनेट्स लिख लें, लिख लेते हैं भाई, फिर देखेंगे क्या हो सकता है। अब क्या करें, मजबूरी है तो करना ही पड़ेगा। बोलो क्या लिखें, 3,5 फिर 8, -2, बोलते रहो यार साथ साथ, फिर तुम लोग बोलते नहीं हो फिर मज़ा नहीं आता है। -2, 12, बहुत बढ़िया। तो हमें कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, क्या करना है, ग्राफ बनाना है और क्या करना है। अब सर बार बार ना पूछा करिए, चलो ग्राफ बनाते हैं। चलो भाई, इक्वेशन नंबर 1 के कोऑर्डिनेट्स बताओ। इसमें ग्राफ थोड़ा बड़ा लिया है, नोटिस करा आपने, क्योंकि मेरे कोऑर्डिनेट्स बड़े हैं। अभी भी ये वाला बना नहीं पाएंगे हम, 12 वाला, ठीक है। चलो जो बन पा रहा है उसको बना लेते हैं। 10,0, 10,0 भाई देखो 10,0 कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं पर बनेगा 10,0। हाँ सर सही बन रहा है। 3,5 बताओ, 3,5 यहाँ पे आ जाएगा 3,5, बोलते रहना भाई साथ साथ, ठीक है, देखते भी रहना ध्यान से। -4,10, -4, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 10 आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। यही बन रहा है कि नहीं? हाँ सर बन तो यही रहा है। अब क्या करना है सर, मिलाना है, बार बार ना पूछा करिए बच्चों वाली बातें। चलो भाई मिलाते हैं, ठीक। सही मिले तो बताना, गलत मिले तो भी बताना, ठीक है। मेरे हिसाब से ठीक ही मिल रहा है, अगर नहीं आएगा तो फिर चेक करेंगे, क्यों, थोड़ा सा सही कर लें। तो सही कर लेते हैं यार, परफेक्शन की बहुत ख़राब आदत है। अब सही है, थोड़ा सा ये भी ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा, अब ठीक लग रहा है, ठीक है। चलो भाई, अब दूसरी लाइन बताओ, जल्दी जल्दी बताओ यार। 3,5, हाँ 3,5 यहाँ पर 3, यार ये तो सेम ही आ गया, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट आया ये दोनों में आ रहा है, 3,5, ठीक। आगे देखते हैं, आगे आ रहा है 8, -2, 8, -2 यहाँ कहीं पर आएगा, 8, -2, बहुत बढ़िया। -2, 12, अब देखो -2 यहाँ पर है, 12 देखो 10 यहाँ पर है, यहाँ कहीं पर 11 आएगा, यहाँ कहीं पर 12 आएगा, ठीक है। 12 आएगा तो हम अंदाजे से इसको बनाएंगे बेटा, यहाँ कहीं पर बना दें, ठीक है, यहाँ कहीं बना दें, चलो यहीं कहीं बना देते हैं और इसको मिला देते हैं। जब हम इसको मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं भाई क्या मिलता है। ये यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा ये, और इस कोऑर्डिनेट से पास होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट, कुछ इस तरह की लाइन बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर भैया हमने गेम करा है, तुम लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। यहाँ पर एक दिक्कत ये हो गई कि मेरा ग्राफ पड़ गया छोटा। जब ग्राफ छोटा पड़ गया तो हमें 12 को अपने मन से अज्यूम करना पड़ा। आप लोग अपने ग्राफ पर थोड़ा ध्यान से बना लीजिएगा, ठीक। मेरे पास ये, क्योंकि देखो मेरे पास कुछ लिमिटेशंस है ना, कुछ हम लिमिटेड ग्राफ ही ले सकते हैं जिसमें हमको समझाना भी है, आपको समझना भी है। तो ये काम कुछ आप घर पे करिएगा जो अच्छे से आप कर पाइए, ठीक। चलो भाई, ये हो गया -2, 12, यहाँ पर आ रहा है 3,5 और यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है 8, -2। बोलो भाई 8, -2, ये लाइन क्या है 7x + 5y इज इक्वल टू 7x + 5y इज इक्वल टू 46। सही बन रहा है, बहुत बढ़िया भाई। दूसरी वाली लाइन ही लिख देते हैं पहले, 5x + 7y इज इक्वल टू 50। अब कोऑर्डिनेट बता दीजिए, कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 10, 0, ये आपका 10, 0 हो गया
बहुत बढ़िया। 3,5 तो है ही है, वो तो बन गया। -4,10, -4,10 ये आ रहा है, -4,10। ठीक, चलो भाई, इस तरह से मेरे इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन निकल के आया। क्या निकल के आया, ये देखो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये 3,5, ये 3,5 ये हमारी 3x की वैल्यू है और 5y की वैल्यू है। अब ये बता दो कि x किसको लिया है और y किसको लिया है, बस यही बताना है। तो देख लेते हैं एक बार भाई, अगर याद ना हो तो x लिया है कॉस्ट ऑफ पेंसिल और y लिया है कॉस्ट ऑफ पेन। इसका मतलब ये हुआ कि x पेंसिल की कॉस्ट है, y पेन की कॉस्ट है, तो ये भैया कॉस्ट ऑफ पेंसिल आ गया, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ पेंसिल आ गया और ये कॉस्ट ऑफ पेन आ गया। तो अब मेरे पास दोनों आंसर आ चुके हैं। पेंसिल 3 रुपए की है, पेन 5 रुपए का है। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट भी खत्म होता है। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुई है कि मेरा ग्राफ थोड़ा छोटा था। आप लोग जब अपने कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो 12 मार्क लीजिएगा, वहां पर -2,12 प्रॉपर कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करिएगा, ठीक है। मेरी तरह ना हवा में बनाइएगा, ठीक, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसका, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं भाई। क्या है इसमें, इसके स्टेटमेंट में लिखा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज। भाई हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि कंपैरिजन कैसे होता है, ठीक है। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। देखो इनकी कंडीशन हमको पता है, इंटरसेक्ट कब करती हैं, पैरेलल कब होती हैं और कोइंसिडेंट कब होती हैं। सीधे क्वेश्चन पर चलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसको नहीं पता है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जाके देख लो, ठीक है। चलो भाई, पहला क्वेश्चन, सबसे पहले हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं लिखेंगे ना, हम चीज़ों को समझेंगे। A1 कहाँ से आ रहा है, A2 कहाँ से आ रहा है, C1 कहाँ से आ रहा है, उसके बाद हम कंपेयर करेंगे और फिर आंसर को निकालेंगे। एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाएंगे, आगे के क्वेश्चंस को डायरेक्ट करेंगे। समझा तो हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी चुके हैं, बट यहाँ भी समझा देते हैं ना, मेरी आदत थोड़ी ख़राब है ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली। ठीक, चलो 5x स्टैंडर्ड फॉर्म में कंपेयर कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस और फिर -4 और ये फिर y। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। +8 इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बन जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है 7x, ठीक है, 7x प्लस 6y। अब यहाँ पर भी माइनस आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमने प्लस पढ़ा है तो इसको भी हम प्लस बना लेते हैं और इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 0 छुप गया है, इसको थोड़ा सा सही से लिख दीजिए। ठीक है भाई, लिखे दे रहे हैं, गुस्सा हो नहीं तुम लोग। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अब सब लोग वैल्यूज को चिल्ला चिल्ला कर बोलेंगे, चिल्ला के बोलना है, ठीक है, मुंह के अंदर नहीं बोलना है। बताओ भाई, a1 कितना? सर a1 आ रहा है 5, बोलो भाई, a1 5 आ रहा है, बहुत बढ़िया। b1 कितना आ रहा है? b1 आ रहा है -4, c1 आ रहा है 8। अब तो कंपैरिजन आसान है ना यार, ठीक, सब कुछ लिख दिया एकदम प्रॉपर वे में, अब तो आसान है। आगे देख लेते हैं, आगे क्या भाई, a2 इज इक्वल टू आ रहा है 7, फिर b2 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 6 और c2 इज इक्वल टू आ रहा है -9। क्या आ रहा है भाई? -9 आ रहा है। कलर अलग अलग लिए हैं तो मिक्स हो रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूज ना होना, ठीक है। पर्पल से और ग्रीन से हमने अलग अलग वैल्यूज़ को लिखा है, कंफ्यूजन ना होना चाहिए। ठीक, एक लाइन बना दे क्या, ये कुछ ये अलग पार्ट है, ठीक है। अब हमें क्या करना है सर? अब हमें रेशियोज निकालने हैं, निकाल लेते हैं। a1/a2 क्या आ रहा है भाई? 5/7 आ रहा है। b1/b2 क्या आ रहा है? b1/b2 आ रहा है -4/6। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? सर सिंप्लीफाई करिए या ना करिए, ये दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। फिर भी भैया हम लिख लें, 2 to the 4, 2 3 6, क्या वैल्यू आ रही है? सर यहाँ पर आ रही है -2/3। c1/c2 की ज़रूरत है? अरे बोलो, है कि नहीं है? पता है नहीं है, बट लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है लिखने में। c1/c2 कितना आ रहा है? जगह बचेगी? बताओ तुम लोग गैस करो, जगह बचेगी कि नहीं? 8/-9, हम बहुत छोटा छोटा लिख देंगे, काम बना देंगे। 8/-9, 9 फिर भी छुप ही गया, माना नहीं 9 है, 9 बहुत बदतमीज़ है, -9। ठीक, ये समझ लेना यार। अब देखो यहाँ पर हमने देखा कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, वैल्यू तुम लोग को दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब हुआ कि सर ये जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बना रहे हैं। कैसी लाइंस बना रहे हैं? इसको तो भाई हम रेड से लिखेंगे। रेड है क्या मेरे पास? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कितनी पॉइंट पर? एक पॉइंट पर सिर्फ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? यूनिक सोल्यूशन हुआ। क्या मतलब हुआ? यूनिक सोल्यूशन हुआ। बहुत बढ़िया। अब कहाँ चले? यही आंसर है। अब क्या खत्म हो गया? यही आंसर है, ठीक है ना। तो अब कहाँ चलें? क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट पर चलते हैं। चलो भाई, यार ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन है, तुम लोग खुद से करोगे? चलो हम लिख देते हैं, डायरेक्ट करेंगे इसको, ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू 9, B1 कितना है सर? 3 और C1 कितना है? 12। कंपेयर करके सीधे लिख दिया, ठीक, क्योंकि ज़्यादा कठिन है नहीं, सिंपल साइन है, आसान है। A2 कितना है? A2 18, B2 कितना है? B2 6 और C2 कितना है? C2 है 12। अब क्या किया जाए सर? इनका रेशियो निकाल लीजिए। 9/18, यही तो होगा। डायरेक्ट कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा डायरेक्ट तो नहीं हो रहा। 9 1 9, 9 2 18, ठीक है। इसको अभी रेशियो निकालना है। 3 1 3, 3 2 6, ठीक। और इसका भी रेशियो निकालना है। यार ये गलत लिखा है, तुम लोग बताते नहीं हो यार, है बता दिया करो। यहाँ पे 24 होगा और यहाँ पर 12 1 12, 12 2 24। तो हमने क्या देखा? हमने देखा A1/A2 1/2 आ रहा है, B1/B2 1/2 आ रहा है, C1/C2 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या किया जाए? सर ये तीनों ही बराबर हैं। तीनों बराबर होने का मतलब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और जब ये तीनों बराबर होते हैं तो सर हम लोगों को पता है कि लाइंस जो होती हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कैसी लाइंस होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब क्या होता है सर? इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन? इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब चलते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट कहाँ है? चलो भाई इसमें थोड़ा सा लिख लेते हैं, माइनस प्लस के साइन आ रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मेरा काम समझाना है, क्वेश्चन का सोल्यूशन देना नहीं है, ठीक। 6x प्लस -3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं। यहाँ पर बताओ, कंपेयर कर लेते हैं। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। अब तुम लोग बता दो, जल्दी जल्दी लिखते चलते हैं। A1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? A1 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। B1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? B1 इज इक्वल टू -3 आ रहा है। C1 इज इक्वल टू कितना आ रहा है? C1 इज इक्वल टू 10 आ रहा है, ठीक है। चलो भाई, सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड इक्वेशन मेरे पास है 2x प्लस -1। अब देखो ये -1 कैसे आया? माइनस साइन था, उसको हमने -1 की फॉर्म में लिख लिया। कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों लिखा? हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना था, आप लोगों को समझ में आ जाए आसानी से, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। हम डायरेक्ट भी कोफिशिएंट लिख सकते थे बट हमने लिखा नहीं, तो थोड़ा आपको समझा दिया जाए। A1x, यार फिर से गलती, बहुत ज़्यादा गलती हो रही है, तुम लोग बता नहीं रहे हो। A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब कोफिशिएंट बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। A2 कितना आ रहा है? A2 आ रहा है सर 2। B2 कितना आ रहा है? B2 आ रहा है -1। C2 कितना आ रहा है? C2 आ रहा है 9। बोलो, अब यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई? देखते हैं यार, अभी ऐसे कैसे बताते दिख रहा है कि नहीं? तुम लोग भी तो बोलो, सर पहले दिखाइए उसके बाद बोलिए। A1/A2 6/2, सॉल्व किया जाए इसको। 2 1 2, 2 3 6, 3/1। बोलो भाई, ये 1 बहुत पतला हो गया, ठीक। अब B1/B2, B1/B2 की वैल्यू बताओ। -3/-1, सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/1 बच जाएगा, सही है। C1/C2 बचा, इसको भी निकाल लिया जाए। C1/C2 की वैल्यू कितनी है? 10/9। बोलो भाई, 10/9 ही तो है। अब यहाँ से एक चीज़ दिखी कि सर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, बट C1/C2 के इक्वल नहीं है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। और इस कंडीशन में क्या होता है? सब लोग चिल्लाएं, चिल्ला चिल्ला के बोले भाई, लाइंस पैरेलल होती हैं। बहुत बढ़िया, लाइंस पैरेलल होती हैं। इसका मतलब सॉल्यूशन कितने होंगे? सर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होंगे। क्या बात है तुम सबको, तो कंडीशंस याद हो गई हैं, ठीक। तो इस तरह से हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट्स को देख लिया। अब कहाँ चलना है? क्वेश्चन नंबर 3 पर चलना है। और कहाँ चलना है? क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट पढ़िए। यहाँ पे लिखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2
फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब जिसने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी है, ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि तुम लोगों ने किताब पढ़ी या नहीं पढ़ी। देखो, हमने बोला था किताब आप लोग ज़रूर पढ़िए, एक हमने पिक्चर भी दिखाई थी स्क्रीनशॉट लगा के। तो किताब पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे आपके खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप किसी टीचर पे और या किसी दोस्त पे ऐसे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आप बारीकियां समझ पाएंगे। तो ये देखिए, आपकी बुक का स्क्रीनशॉट है, अगर आपने बुक पढ़ी है तो आपको पता होगा कंसिस्टेंट पेयर क्या होते हैं, बोलो भाई। और यहाँ पर देखो इनकंसिस्टेंट लिखा हुआ है, ठीक, इसको पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लेना। हम सीधे बता रहे हैं, जहाँ पर सोल्यूशन फाइंड हो सकता है, जहाँ पर सोल्यूशन फाइंड हो सकता है, या यूनिक सोल्यूशन हो या वो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस पर वो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो पेयर कंसिस्टेंट पेयर कहलाएगा। और जहां पर पैरेलल लाइन का फॉर्म बन रहा है, ठीक है ना, पैरेलल लाइंस बन रही हैं, जहां पर जीरो सोल्यूशन आ रहा है, वहां पर वो इनकंसिस्टेंट पेयर कहलाएगा। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, कंपेयर कर ले। कंपेयर करने से पहले हाँ एक और बात बता दें, ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा आपको, ये पीडीएफ का ही स्क्रीनशॉट है जो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर है, ठीक है, तो इस वजह से इसका थोड़ा पिक्सल जो है वो थोड़ा खराब हो गया, इतना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। उसके सोल्यूशन पर फोकस करते हैं, है ना। तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करें, इसको चेंज कर लेते हैं। तो 3x + 2y - 5 = 0, ऐसे आ सकता है कि नहीं आ सकता है। और यहाँ पर 2x - 3y - 7 = 0। अब हम सीधे रख दें वैल्यूज किसकी, कोफिशिएंट्स की, बताओ। इतनी देर से तो रख ही रहे हैं, समझ में तो आ ही रही होंगी बातें। सीधे रखते हैं, a1 = 3, b1 = 2 और c1 = -5। आप लोग कैसे लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद a1x + b1y + c1 = 0, देन a1 = 3, b1 = 2, c1 = -5। जैसे हम पहले कर रहे थे, प्रॉपर तरीके से आपको करना है। आप लोग शॉर्टकट में नहीं पढ़ेंगे, हम वीडियो बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, कम टाइम में सारी बातें कह पाएँ, इस वजह से हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक। a2 = 2, b2 कितना आएगा -3 और c2 कितना आएगा -7। बोलो भाई, -7 कट गया, चलो भाई छोटा कर लेते हैं इसको, c2 आ जाएगा -7, यहाँ रख दिया। अब क्या करें, अब कंपैरिजन करना है। a1/a2 कितना है 3/2, b1/b2 कितना है 2/-3, c1/c2 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट है, समझते रहना बात को, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, ठीक। जब ये वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो सिर्फ इसका एक सोल्यूशन होगा, यानी यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन इसका अगर आ रहा है तो हम कहेंगे कि जो लाइंस हैं ना ये कंसिस्टेंट हैं। कैसी हैं, कंसिस्टेंट लाइंस हैं या कंसिस्टेंट पेयर है। समझ में आई बात। तो ये हो गया मेरे फर्स्ट पार्ट का आंसर। कंसिस्टेंट पेयर कौन कौन से, जहां पर यूनिक सोल्यूशन आ रहा है या इन्फिनाइट सोल्यूशन आ रहा है, मतलब सोल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन उनका नहीं आ रहा है, जीरो सोल्यूशन है, तो वो इनकंसिस्टेंट पेयर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, फिर से करना है वही काम। कुछ होमवर्क कर लो यार तुम लोग, या चलो हम करे दे रहे हैं, तुम लोग खुद से सॉल्व करो, ठीक है। a1x डायरेक्ट रखें, चलो कंपेयर करे दे रहे हैं, तुम लोग कहोगे सर ज़्यादा डायरेक्ट के चक्कर में ना पड़िए, करके दिखाइए। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब देखो ये 8 अगर इधर जाएगा तो ये -8 हो जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। उसी तरह से 9 इधर आएगा तो ये -9 हो जाएगा और ये 0 इधर आ जाएगा। सही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया हमने भी, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ा। अब हम क्या करें, कोफिशिएंट का कंपैरिजन करते हैं भाई, ये 0 अलग है, ठीक। तो a1 की वैल्यू बताओ, a1 = 2, b1 = -3 और c1 = -8। सही लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। a2 कितना आ रहा है, a2 आ रहा है 4, b2 आ रहा है -6 और c2 आ रहा है -9, ये भी सही आ रहा है भाई। अब क्या किया जाए सर, अब इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया जाए, मतलब उनके रेशियोज को। तो a1/a2 ये आ रही है वैल्यू 2/4, यानी 1/2 आ रही है, सही। b1/b2 -3/-6, ये भी 1/2 आ रही है। अब c1/c2 भी बता दो, c1/c2 कितना आ रहा है सर, c1/c2 जो है
वो -8/9 आ रहा है, वो भी माइनस का, यानी कि अगर माइनस माइनस काट दें या कैंसिल आउट कर दें तो 8/9 ही आएगा। तो हम एक चीज़ देख रहे हैं कि A1/A2, समझे, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, लेकिन ये जो है ना, ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो अब क्या किया जाए? सर कुछ करना नहीं है, जो उसका रिजल्ट है बस वही लिख देना है। तो क्या रिजल्ट आएगा इसका? आप सभी लोग बोलेंगे सर इसका रिजल्ट ये आएगा कि लाइंस जो हैं वो पैरेलल हैं। लाइंस कैसी हैं? सर लाइंस पैरेलल हैं। जब ये लाइंस पैरेलल हैं तो ज़ीरो सोल्यूशन है। कितने सोल्यूशन है? ज़ीरो, या हम कहें नो सोल्यूशन है। समझ में आ गई बात? और जब ये नो सोल्यूशन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, इनकंसिस्टेंट पेयर है ये। समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट भी खत्म होता है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में भी वही काम करना है, इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 3/2x, फिर उसके बाद प्लस 5/3y -7 इज इक्वल टू 0। कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से दूसरे को भी कन्वर्ट कर लेते हैं। 9x -10y -14 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? सर कंपैरिजन करना है। किससे? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस, बोलते रहो साथ साथ, B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। बार बार हम इसीलिए लिखते हैं कि आप लोग क्या करें, आप लोग वीडियो को देखें ध्यान से, सुने ध्यान से, तो ही आप लोगों को समझ में आ जाए बातें, चीज़ें याद हो जाएं। बार बार आप लोगों को दिमाग ना लगाना पड़े, ठीक है। चलो, इसलिए मेरे साथ साथ बोलते हुए चला करो। अब A1 की वैल्यू बताओ। देखो A1 इज इक्वल टू, पूरा लेंगे 3/2, सही है, 3/2। फिर B1 बताओ। B1 इज इक्वल टू 5/3 और C1 इज इक्वल टू -7। उसी तरह से A2 इज इक्वल टू 9, B2 इज इक्वल टू -10 और C2 इज इक्वल टू -14। सही है। अब क्या करें सर? अब रेशियोज निकाल लीजिए। A1/A2 क्या आ रहा है भाई? 3/2। बहुत ध्यान से समझेंगे सब लोग। 3/2, फिर ये पूरा अपॉन, बड़ा वाला अपॉन, उसके बाद A2 की वैल्यू 9 है। नीचे अगर कुछ नहीं है तो क्या हम लोग डिनोमिनेटर में 1 अज्यूम कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं। फिर हम बहुत बार ये बातें बता चुके हैं कि जब भी फ्रैक्शन का डिवीज़न होता है तो बीच वाला बीच से और किनारे वाला किनारे वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है। जिसको ना पता हो वो इसको समझ ले एक बार भैया ध्यान से। क्या होगी प्रोसेस? 3/2 डिवाइडेड बाई 9/1। फिर ये जो डिवाइड का साइन है ये मल्टीप्लाई में बदलेगा, तो जो उसके बाद वाला फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। यही तो आप लोगों ने बचपन में पढ़ा है। हाँ सर, यही पढ़ा है। तो अब हम लोग डायरेक्टली उसको यूज़ करेंगे। तो हमने कहीं एक सेंटेंस बना दिया है कि बीच वाला बीच से मल्टीप्लाई, किनारे वाला किनारे से मल्टीप्लाई। तो 3 × 1/2 × 9, के बाद 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 1/6। A1/A2 की वैल्यू क्या आई? 1/6 आई। इतनी बात में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया भाई। अब क्या किया जाए? सर अब B1/B2 निकाला जाए। तो B1/B2 की वैल्यू बता दो भाई। B1/B2 इज इक्वल टू 5/3 अपॉन माइनस का 10 है ये, ठीक है, माइनस का 10, नीचे कुछ नहीं तो 1 अज्यूम कर सकते हैं। फिर से वही बीच का बीच से मल्टीप्लाई, किनारे का किनारे से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास वैल्यू क्या आएंगी? बहुत ध्यान से देखेंगे। 5 × 1/3 × -10, बोलो यही आएगी? हाँ सर यही आएगी। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/-6, या हम 1/-6 कहें या हम माइनस के साइन को ऊपर लगा दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि A1/A2 1/6 आया, B1/B2 -1/6 आया। थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं। A1/A2 इज इक्वल टू कितना आया? 1/6 और B1/B2 कितना आया? -1/6, जो ये बता रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? आप सभी लोगों को पता है कि सर दीज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट ओनली, यानी इंटरसेक्ट करेंगे कितने पॉइंट पर करेंगे? एट 1 पॉइंट। जब ये 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सर यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया? सर ये कंसिस्टेंट पेयर फॉर्म कर रहे हैं। कैसे पेयर? कंसिस्टेंट पेयर फॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे ये पार्ट भी इसका खत्म होता है। अब चलते हैं कहाँ? नेक्स्ट पार्ट के ऊपर।
नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, ये भी सिंपल है, वो उसी तरह से है। क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे। अब थोड़ा स्पीड में करेंगे, ठीक है। 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर माइनस 10x प्लस 6y माइनस का हो जाएगा प्लस 22 इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, अब कंपेयर करेंगे जब हम, तो हमें क्या वैल्यूज मिलेंगी, डायरेक्ट रखते हैं। a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -3 और c1 इज इक्वल टू -11। सही है भाई। अब बता दो c2 वाले में, यानी a2 इज इक्वल टू -10, b2 इज इक्वल टू 6 और c2, बोलो भाई c2 कितना आएगा, c2 इज इक्वल टू 22। सही। अब कंपेयर कर देते हैं, a1 अपॉन a2 निकाल लो। a1 अपॉन a2 आ रहा है 5 अपॉन -10, इसका मतलब क्या हुआ, सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 अपॉन 2 मिलेगा। बोलो भाई, b1 अपॉन b2 बता दो। b1 अपॉन b2 में -3 अपॉन 6 करेंगे, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो भी -1 अपॉन 2 मिलेगा। अब c1 अपॉन c2 बता दो, तो c1 अपॉन c2 की वैल्यू आ रही है -11 अपॉन 22, इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो -1 अपॉन 2 मिलेगा। हम लोग देखते हैं कि ये सारी वैल्यूज ही इक्वल हैं। अगर ये इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, और इसका मतलब ये हो गया कि जो लाइन है वो कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। कैसी लाइन्स है बेटा, वो कोइंसिडेंट लाइन्स हैं, कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। उसके बाद कोइंसिडेंट लाइन होने की वजह से इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बन रहे हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बन रहे हैं। और इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन बनने की वजह से क्या होता है, ये लाइंस हो जाएंगी कंसिस्टेंट पेयर। क्या हो जाएंगे, कंसिस्टेंट पेयर हो जाएंगे। एक ही बात बहुत देर से रिपीट कर रहे हैं, अब तक तो समझ में आ गया होगा। कुछ बच्चे जिनको समझ में आ गया वो बोर भी हो रहे होंगे, बोर हो रहे हैं ना, हमें पता है ऐसा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस पार्ट का यानी इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। ठीक है, चलो भाई इसको करते हैं। a1 की वैल्यू डायरेक्ट करें, चलो कर देते हैं। 4 अपॉन 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर बताइए 2x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सीधे कंपेयर करते हैं, किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। आप लोग भी सोचते होंगे सर कभी डायरेक्ट करते हैं कभी पूरा कंपेयर करने लगते हैं। यार पता है, डायरेक्ट तो कर दे हम, फिर सोचते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ समझ ही में नहीं आ रहा होगा, तो क्या पता इसी क्वेश्चन से उनको समझ में आ जाए। तो बस ये एक दिल में चलता रहता है, तो हम फ्लो में पूरा एक्सप्लेन कर ही देते हैं, कभी शॉर्ट में ज़्यादा करते ही नहीं हैं। यहाँ पर देखो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब बताओ a1 की वैल्यू कितनी आ रही है, a1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, b1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, c1 की वैल्यू कितनी आ रही है, -8 आ रही है। बोलो भाई, -8 आ रही है। a2 की वैल्यू बता दो, यहाँ से a2 की वैल्यू कितनी आ रही है, सर a2 की वैल्यू 2 आ रही है। b2 की वैल्यू कितनी आ रही है, b2 की वैल्यू 3 आ रही है। c2 की वैल्यू कितनी आ रही है, c2 की वैल्यू आ रही है -12। सही है भाई, हाँ सर बिल्कुल सही है। अब क्या करें सर, अब रेशियोज निकालिए, बार बार ना पूछिए, बस जल्दी करिए। a1 अपॉन a2 कितना आएगा, देखो इस बार डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 4 अपॉन 3 अपॉन 2 आ रहा है, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, तो हमने लिखा 4 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी, बोलो जल्दी बोलो, 2 अपॉन 3, यही तो आएगी। हाँ सर यही आएगी। अब देखो जगह कम हो गई है, फिर हमें गायब भी होना पड़ेगा। यहाँ पर कर लेते हैं, b1 अपॉन b2 बता दो। b1 अपॉन b2 आ रहा है 2 और यहाँ पर आ रहा है 3, तो 2 अपॉन 3 आ रहा है। c1 अपॉन c2 बता दो, c1 अपॉन c2 कितना आ रहा है, c1 आ रहा है -8, c2 आ रहा है -12, -8 अपॉन -12। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से माइनस शहीद होगा। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा, बोलो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, यहाँ पर भी 2 अपॉन 3 आ रहा है। क्या बात है भाई, तो 2 अपॉन 3 आ गया, यहाँ पर भी 2 अपॉन 3 आ गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि सर यहाँ पर a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों ही इक्वल आ रहे हैं। और इक्वल आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और इसका मतलब ये हो गया कि सर ये लाइंस जो हैं ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देंगी। क्यों इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देंगी, क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइंस है। कैसी लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट लाइंस की वजह से इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं जब, तो ये कैसा पेयर बन जाएगा सर, ये कंसिस्टेंट पेयर बन जाएगा। कैसा,
कंसिस्टेंट पेयर बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पर खत्म होता है। अब चलते हैं कहां पर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पढ़ो भाई। इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। मतलब जो अभी तक कर रहे थे वही करना है, कुछ अलग नहीं करना है। बट एक लाइन इसमें और बढ़ा दी इन्होंने, इफ कंसिस्टेंट, यानी जो आप पेयर चेक कर रहे हैं अगर वो पेयर कंसिस्टेंट पेयर है तब क्या करना है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी उसको सॉल्व भी करना है ग्राफ का यूज करके। तो जो हमने पहले वाले क्वेश्चंस में करा, ग्राफ का यूज करके सॉल्व किया, एक तो वो वाला पार्ट आ गया, और जो अभी करा कि चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं, इन दोनों को मर्ज कर दिया, एक बड़ा क्वेश्चन बना दिया। हम अक्सर क्लास में ये बोलते थे और बच्चे भी मेरी ये बात पकड़ लेते थे कि कोई कठिन सवाल कैसे बनता है, कोई बड़ा या कोई कठिन सवाल कैसे बनता है, दो छोटे सवालों को मिला दो, एक बड़ा सवाल या एक कठिन सवाल बन जाता है। इसमें दो सवालों को मिला दिया, ग्राफिकल सॉल्यूशन वाले सवाल को और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट को, दो चीज़ें यानी दो कॉन्सेप्ट एक ही सवाल में लगा दिया। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, अभी तक जो कर रहे थे वही करना है। क्या करना है भाई, x + y - 5 = 0, और यहाँ पर बता दो 2x + 2y - 10 = 0। अब आप लोग समझ गए होंगे ये किस तरह की इक्वेशन बन रही है। फिर भी अगर नहीं समझे तो देख लेते हैं भाई। यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो a1x + b1y + c1 = 0, और यहाँ पर आ जाएगा a2x + b2y + c2 = 0। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यूज आप लोग चिल्लाना शुरू करिए। बहुत बढ़िया। a1 की वैल्यू कुछ नहीं, यहाँ पर तो 1, यानी a1 = 1 आ गया। b1 बताइए, सेम वही प्रोसेस सर, जब आगे कोफिशिएंट में कोई नंबर नहीं इसका मतलब 1 होता है। c1 बता दो भाई, c1 हो गया -5, सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब a2 बता दो, a2 आ रहा है सर यहाँ से, देखिए क्या आ रहा है सर, a2 आ रहा है 2, बहुत बढ़िया। b2 बता दो, b2 भी सर 2 ही आ रहा है। तो c2 कितना आ रहा है सर, c2 आ रहा है -10, क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। अब रेशियोज निकाल लेते हैं क्योंकि रेशियोज तो चेक करना है अल्टीमेटली। तो a1/a2 कितना दिख रहा है आपको, यहाँ से देखिए 1/2 आ रहा है, हाँ सर 1/2 ही आ रहा है। फिर b1/b2 देख लीजिए, b1/b2 भी 1/2 आ रहा है। c1/c2 क्या आ रहा है, चलिए आप लोग बताइए, c1/c2 क्या आ रहा है, -5/-10। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से माइनस शहीद होगा, 5 × 5 5 × 10 1/2 ही आ रहा है। जब ये सब सेम ही आ रहे हैं भैया तो क्या किया जाए सर, कुछ नहीं, इन सबको इक्वल लिख दीजिए। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये भैया तीनों रेशियोज इक्वल आ गए। जब ये तीनों रेशियोज इक्वल आ गए इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब कंसिस्टेंट हुआ। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लाइंस कोइंसिडेंट है, इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देंगी, और जो ये पेयर है ये कंसिस्टेंट है। और जब ये कंसिस्टेंट आ गया, आगे पूरा नहीं लिख रहे, क्वेश्चन कट जाएगा। तो जब ये कंसिस्टेंट आ गया तो क्या करना है सर, ये कंसिस्टेंट आ गया तो इसको ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करने से पहले क्या करना होगा सर, कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। तो पहले हम लोग कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं, फिर इसको ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। चलिए भाई करते हैं। अब तक तो आप लोग समझ चुके हैं, किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, बार बार एक ही बात करने में ना फिर बोर्डम होने लगेगा। ठीक, सॉल्व करते हैं सीधे। x = 5 - y, सही है, 5 - y। यहाँ पर बताओ 2x = 10 - 2y, तो x = 10 - 2y/2। सीधे वैल्यू चिपकाएंगे, बताइए भाई वैल्यू चिपका पाएंगे कि नहीं। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों के मुंह से क्या निकल रहा है, हाँ सर चिपका लेंगे। बताओ y की वैल्यू क्या रखें सर, y 0 रख दीजिए तो x क्या आ जाएगा सर, x 5 आ जाएगा। y 1 रख दीजिए तो x क्या आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। y 2 रख दीजिए तो x क्या आ जाएगा सर, 3 आ जाएगा। देखो हम कुछ ऐसी वैल्यूज रखेंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में या वो जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी उसमें सेम कोऑर्डिनेट्स आ रहे थे। यहाँ पे ट्राई करेंगे कि कुछ अलग अलग कोऑर्डिनेट्स आएँ और फिर आपको दिखाएं कि ये कोइंसिडेंट लाइंस कैसे बनेंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखें, 0 1 2 रख चुके हैं, 3 रख देते हैं। अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू 3 रख दें तो हमें x क्या मिलेगा, 10 - 6 हो जाएगा। बोलो भाई, यहाँ से 10 - 2 × 3 होगा, यानी 10 - 6 होगा, और 10 - 6 का मतलब 4 होगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 2। क्या आएगी सर, वैल्यू आएगी 2। बहुत बढ़िया। हो सकता है जल्दी जल्दी में हम कैलकुलेशन गलत कर दें, तो थोड़ा ध्यान रखना, तुम लोग भी खुद से किया करो।
ठीक है। चलो 3 रख दिया, आप क्या रख दें 4 रख दें। 4 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा सर, 4 रखने पर ये 10 - 8 हो जाएगा। 10 - 8 का मतलब 2 आएगा, न्यूमरेटर में 2 आएगा, डिनोमिनेटर में 2 है, कैंसिल आउट करके वैल्यू आएगी 1। उसके बाद बताइए 5 रख दें। 5 रखेंगे तो सर ये शहीद कर देगा 10 को, 10 - 2 × 5 यानी 10 - 10 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, अब देखो सारे कोऑर्डिनेट्स हमने अलग अलग निकाल दिए। क्या आ रहे हैं भाई, 5, 0, 4, 1, 4, 1 के बाद 3, 2। बहुत बढ़िया। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आ रहा है 2, 3 और फिर 1, 4 और आखिरी में आ रहा है 0, 5। अब क्या करना है सर, इसको ड्रॉ करना है। चलिए करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग अपने ग्राफ पर बना रहे हैं कि नहीं, खाली ऐसी कथा चल रही है? भैया अपने ग्राफ पर ही बनाना, ठीक है, वरना प्रैक्टिस ऐसे नहीं होगी। चलो 5, 0 यहाँ पे आ गया 5, 0, फिर 4, 1 ये आ गया 4, 1, फिर 3, 2 यहाँ पर आ गया। अब पहले सारे कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं, फिर हम लाइन को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलो 2, 3 कहाँ पर है, 2, 3 कहाँ पर है भाई, देखो 2, 3 यहाँ पर आ रहा है। फिर 1, 4 यहाँ ये देखो आ रहा है। 0, 5 ये आ गया आपका 0, 5। अब आप लोग देख रहे हैं ये सारे के सारे पॉइंट किस तरह की लाइन में हैं सर, ये सारे के सारे पॉइंट एक ही लाइन पर प्रेजेंट हैं। देखो दिखाएं, बनाते हैं भाई लाइन। ये आ गया, लाइन आ गई। लाइन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, आप सभी को पता है ये बात। ठीक है, चलो इसको सीधा कर लिया जाए, इसको सीधा कर लेते हैं। अब सही है, बिल्कुल सही है। चलो कोऑर्डिनेट्स के नाम भी रख देते हैं। कोऑर्डिनेट्स के नाम क्या हैं, तो शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, 0, 5 यार पेन बदल लेते हैं वरना ये फिगर को ख़राब कर देगा। क्यों, 0, 5 फिर नीचे बताइए 1, 4 के बाद 2, 3। बहुत बढ़िया, बोलते रहिए। अब इधर से शुरू करें अगर, तो मेरे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 5, 0, 5, 0 और 4, 1 देन हमें मिलेगा 3, 2। बोलो भाई समझ में आ रही है बात। जो नीचे के जो 3 कोऑर्डिनेट्स हैं वो पहले वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब x + y = 5। और जो ऊपर के 3 कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 5, 1, 4, 2, 3 ये 2x + 2y = 10 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट हम लोग ये देख रहे हैं जो दोनों ही लीनियर इक्वेशंस हैं वो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इसका मतलब वो सारे के सारे पॉइंट्स को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। इसीलिए जो इनका सोल्यूशन सेट आएगा उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन पॉसिबल हैं। तो अब क्या करना है, ये इसका आंसर हो गया है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसका सोल्यूशन हो गया। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलना है। ठीक, यहाँ पर आ गए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे। फिर वही काम, कंपेरिजन, कंपेयर कर लेते हैं। x - y - 8 = 0 और यहाँ बता दीजिए, बोलते रहा करिए साथ में, 3x - 3y - 16 = 0। अब क्या करें भाई सर, आप स्टैंडर्ड इक्वेशन रखिए, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। अब आप कंपेयर कर दीजिए सर, कंपेयर करने पर क्या मिलेगा, a1 की वैल्यू देखो 1 मिलेगी, b1 की वैल्यू क्या मिलेगी, कौन बताएगा यहाँ पर b1 की वैल्यू। सब लोग ध्यान से देखें अगर, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग +-1y - 8 और यहाँ पर x = 0। अब तुम्हें दिखेगा यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, -1। तो जिसको ना समझ में आए इस वीडियो को देखने के बाद भी ये ना कहना कि हमें तो आता ही नहीं है कंपेयर करना। ठीक है, बहुत पाप लगेगा फिर, इतनी देर से समझा रहे हैं, एक एक बात समझा रहे हैं। c1 की वैल्यू क्या आ रही है, c1 की वैल्यू आ रही है -8 विद साइन बोलेंगे। ठीक है, इसको देखो c1 अगर समझ में नहीं आया तो देखो इसको प्लस करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, तो c1 कितना आ रहा है, -8 आ रहा है। अब दूसरे वाले में आ जाओ भाई, तो a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3, बहुत बढ़िया, और c2 की वैल्यू -16। सही है, हाँ सर बिल्कुल सही है। तो आप करना क्या है सर, कुछ नहीं, कंपेयर कर दीजिए। तो चलो ठीक है, कंपेयर करते हैं। a1/a2 कितना आ रहा है सर, 1/3 आ रहा है। b1/b2 भी बता दो, b1/b2 कितना आ रहा है सर, -1/-3, माइनस से माइनस को शहीद कर दीजिए, 1/3 आ रहा है। अच्छा भाई c1/c2 भी बता दो। ठीक, यहाँ पर लिख लें, c1/c2 कितना आ रहा है, जानबूझ के यहाँ लिख रहे हैं, जगह नहीं बचेगी फिर वहाँ पे। c1/c2 कितना आ रहा है, -8 और -16, -8 - -16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा।
बोलो भाई 1/2 मिलेगा या नहीं? हाँ सर 1/2 मिलेगा। तो अब कंक्लूजन क्या निकला, जरा कंक्लूजन भी बता दो। सर कंक्लूजन ये निकला कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये बात समझ में आ गई सर आपके? हाँ भैया हमारे तो समझ आ ही गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस हैं, यानी कि जीरो सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। और नो सॉल्यूशन होने का मतलब इनकंसिस्टेंट हैं। कैसी हैं? इनकंसिस्टेंट हैं। और जब ये इनकंसिस्टेंट हो गई तो इसका तो ग्राफ बनाना नहीं है, क्योंकि कंसिस्टेंट वाले का ही बनाना है। बात समझ में आ रही है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारा कुछ ऐसा ही है। कंपेयर कर लेते हैं इसको, ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है, सीधे इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, वीडियो लंबी हो रही है। A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू -6, सही है। A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -2 लिखना है जल्दी जल्दी में, गलत थोड़ी लिख देंगे, है ना। जल्दी जल्दी करना है, गलत थोड़ी करना है। A2, B2 और C2 की वैल्यू कितनी है? C2 की वैल्यू है -4। ठीक, अब कंपेयर करते हैं जल्दी से। A1/A2 वैल्यू आ रही है 2/4, 2/4 का मतलब 1/2, सही। अब बताओ B1/B2, B1/B2 की वैल्यू कितनी आ रही है? सर B1/B2 आ रहा है 1/-2, यानी कि -1/2। C1/C2 कितना आ रहा है? C1/C2 आ रहा है -6/-4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, 3/2 आएगा। लेकिन C1/C2 से कोई मतलब ही नहीं बन रहा, क्योंकि ये A1/A2 और B1/B2 ही आपस में इक्वल नहीं है। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब ये हो गया कि लाइंस कैसी हैं? लाइन सर कंसिस्टेंट हैं। कंसिस्टेंट हैं तो इसका हमें ग्राफिकल सोल्यूशन भी निकालना होगा। कंसिस्टेंट है और इसका यूनिक सोल्यूशन आएगा, ठीक है, क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 का मतलब इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट ओनली, इट मींस इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। तो अब क्या करना है? इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और ग्राफ को बनाना है। चलिए करते हैं। चलो भाई इसको भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो देखो यहाँ से अगर हम y में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। देखना y इज इक्वल टू 6 - 2x, ठीक है, ये कंपेरेटिवली ज़्यादा आसान है। बट हम आपको डिफिकल्ट वाले से कराएंगे, आसान वाला आप लोग खुद से कर लीजिएगा। डिफिकल्ट क्या है, बस थोड़ा ज़्यादा सोचना है उसमें, ठीक। तो 2x इज इक्वल टू 6 - y आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 6 - y/2, ठीक। दूसरे वाले में देखिए, दूसरे वाले में हमें 2 कॉमन दिख रहा है, पहले हम 2 कॉमन ले लें। फिर यहाँ पे मिलेगा 2x - y - 2 इज इक्वल टू 0। बोलो भाई, अब यहाँ से ये 2 चला जाएगा 0 के पास तो 0 हो जाएगा। देखो कैसे, ये 2 जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा, फिर ये 0 बन जाएगा। तो हम सीधे 0 रख दें? हाँ सर रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना तो हमें पता है। तो ये आ जाएगा 0। अब क्या करें? देखो यहाँ पर भी अगर हम y की वैल्यू देखें तो 2x - 2, ठीक, ये आसान है निकालना। बट मेरा मोटिव ये है कि आप लोग थोड़ा सोचना सीख पाएँ। तो आसान वाला आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, थोड़ा सा उसको कॉम्प्लिकेटेड वे में बना के फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। चलो भाई देखते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x इज इक्वल टू y+2, ठीक है। तो अब x की वैल्यू क्या मिलेगी? x की वैल्यू मिलेगी y+2/2। तो यहाँ से हमें x मिल जाएगा और यहाँ से भी हमें x मिल जाएगा। अब हम लोग करते हैं वैल्यू पुटिंग, ठीक है। चलो भाई x y, यहाँ पर वैल्यूज बताइए। अगर हम y 0 रख दें तो 6/2 यानी x 3 आ जाएगा। अगर हम यहाँ 1 रखेंगे 5/2 आएगा, समझ रहे हो? 5/2 आएगा, पॉइंट्स में नहीं निकालना है, कोशिश करेंगे इंटीजर आ जाए, ठीक। तो हम यहाँ पे 2 रख सकते हैं। अगर हमने y की वैल्यू 2 रखी तो 6 - 2 यानी 4/2 करेंगे तो 2 आएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर यहाँ पर हम लोग क्या रख सकते हैं? फिर हम लोग यहाँ 4 रख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ 4 रखेंगे तो 6 - 4 यानी 2, और 2 देखो 6 - 4 यानी 2, और 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक। समझ में आई बात? बस यही थोड़ा सोचना था, उसमें सिंपल वैल्यू आ रही थी, इतना कोई खास डिफिकल्ट भी नहीं है। एक्स और ये वाई, क्यों सही कह रहे गलत कह रहे? चलो अगर सही कह रहे तो वीडियो लाइक कर दो, ठीक। यहाँ पर बताओ वाई की वैल्यू अगर 0 चिपका दें तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2/2 1 बन जाएगी। वाई की वैल्यू 1 रखेंगे या वाई की वैल्यू -1 रखेंगे तो देखो ऑड नंबर आएगा। ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, डेसिमल वैल्यू आएगी, उसका काम नहीं है। तो y की वैल्यू कोशिश करते हैं इवन रखते हैं, है ना। तो y की वैल्यू क्या रखें? y की वैल्यू 2 रख दें। तो 2 + 2 करेंगे 4, 4/2 करेंगे 2 आएगा। एक वैल्यू और बता दो,
यहाँ पर y की वैल्यू -2 नहीं रख सकते? ये सोच पाए थे? -2 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, -2 + 2 करेंगे 0 आ जाएगा। ये देखो कोऑर्डिनेट्स आ गए, समझ में आ रही है बात? सारे कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं और फिर जल्दी से ड्रॉ कर देते हैं। 3, 0 बोलो, साथ साथ बोलो, 2, 2 और 1, 4। भैया बोलते रहा करो, ठीक है? नहीं बोलोगे तो फिर यार हमको भी मज़ा नहीं आता, है ना? लगना चाहिए कि बच्चा पढ़ रहा, टाइम पास नहीं कर रहा। क्यों बोर हो रहे तो बता दो। 2, 2 और यहाँ पे 0, -2। बोलो भाई, सही है। चलो अब इसको ड्रॉ करते हैं। चलिए भाई, पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को बताइए। 3, 0 यहीं पर आएगा, बहुत बढ़िया। 2, 2 यहाँ पे आ जाएगा। 1, 4 ये आ जाएगा, ठीक है? इसको ड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है भाई, ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको ड्रॉ करने पर थोड़ा सा मेरे साथ देखे रहिएगा कि लाइन सही बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है? देख रहे हो तुम लोग? टेढ़ी है ना? अभी सही कर लेते हैं इसको, बताना जब सही हो जाए। बस बस रोक दें, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, ठीक है? चलो भाई बढ़िया। अब दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स पर आ जाते हैं। 1, 0 क्यों? 1, 0 यहाँ पर आएगा। 2, 2 वाह, ये तो कॉमन पॉइंट हो गया। 0, -2 0, -2 यहाँ पर आएगा। बोलो भाई, इसको भी ड्रॉ कर लिया जाए, ठीक है भाई, कर लेते हैं। इसको ड्रॉ कर लेते हैं, बताना सही लाइन बन रही कि नहीं। थोड़ा सा नीचे से टेढ़ी लाइन है, क्यों? इसको भी सीधा कर लिया जाए, सही है? चलो इतना सही है, ठीक? नहीं यार, सही कहा है, गलत है, तो सही करना पड़ेगा। बताते नहीं हो तुम लोग यार, फिर गलत हो जाता है। अब इंटरसेक्ट कर रही है, 2, 2 पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए, सही है? ये बन गया ग्राफ, इसकी नेमिंग कर दी जाए। तो ये 3, 0 2, 2 यहाँ पर क्या आ रहा था? 1, 4। बहुत बढ़िया। दूसरे वाले में बताओ। 1, 0 ये आ रहा है, 1, 0 ठीक। 2, 2 तो कॉमन ही है। दूसरा वाला क्या है? 0, -2 ये आ रहा है, 0, -2। लाइन की इक्वेशन भी लिख दें, चलो लिख देते हैं। 4x - 2y - 4 = 0। और दूसरी वाली क्या है? 2x + y -6 = 0। तो इस तरह से ये मेरा ग्राफ भी बन गया और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसका सोल्यूशन क्या आएगा? इसका सोल्यूशन यही है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2, 2 x की वैल्यू भी 2, y की वैल्यू भी 2। सही है? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो यार वीडियो को लाइक कर दो। मन करे तो दोस्तों में भी शेयर कर दो, मन क्या करे, कर ही दो दोस्तों में शेयर। कुछ उनका भला हो जाएगा, कुछ मेरा भला हो जाएगा। सही है? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को आप लोग करेंगे क्या? तुम लोग करोगे है नहीं? चलो हम ही कर देते हैं, तुम लोग खुद से करके फिर मेरी वीडियो देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना अपने सोल्यूशन को, ठीक? चलो A1 की वैल्यू सीधे रखते हैं, ठीक है? A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू बोलते नहीं हो तुम लोग -2, C1 की वैल्यू -2। अब बताओ A2 बताओ। A2 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू -4, C2 की वैल्यू। यार तुम लोग, हम इतनी देर से बोल रहे हैं, हम नहीं थके, तुम लोग थक गए इतनी जल्दी? C2 की वैल्यू -5, सही है? अब रेशियो का कंपैरिजन, A1/A2 कितना आ रहा है? 2/4, इट मीन्स 1/2। बहुत बढ़िया। अब बताओ B1/B2, B1/B2 की वैल्यू -2/-4। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 × 2 2 × 4, 1/2 ही आएगा। C1/C2 बताओ, जल्दी से बताओ। -2 बोलो, -2/-5, ठीक? इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2/5। बट अभी भी ये इक्वल तो नहीं आ रहा। जब ये इक्वल नहीं आ रहा तो ना आने दो, हमारा तो काम हो गया ना। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। इट मीन्स गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, और इनकंसिस्टेंट है तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना नहीं है। यहीं पर ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट हो गया। सही है? चलो भाई, अब क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। और क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है भाई? ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। लिखा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। क्या कहना चाह रहा है? अभी देखते हैं, थोड़ा डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर दो चीज़ों की बात हो रही है, ये समझ में आ रहा है। एक तो लेंथ, दूसरा विड्थ। एक और बात है, क्या है वो? हाफ द पेरीमीटर। देखो भाई, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, क्यों? तभी मज़ा आएगा। ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया।
अब देखो रेक्टेंगल बना लिया तो लेंथ और ब्रेथ भी यानी लेंथ और विड्थ भी अज्यूम करनी पड़ेगी। तो लेंथ हमने ले ली x, यूनिट चल रही है मीटर, तो ये हो जाएगा x मीटर। बोलो भाई सही है। अब विड्थ की बात आते हैं, तो विड्थ को हम लोग y अज्यूम कर सकते हैं, ये हमने y अज्यूम कर लिया। देखो हम डायरेक्टली गिवन कंडीशन से भी वैल्यू पुट कर सकते थे, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो मेरी मजबूरी बन जाती है एक दूसरा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की, फिर कंडीशन के हिसाब से इसमें इक्वेशन बनाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? देखो अब यहाँ पर अगर हम बात करें पेरीमीटर की, तो सभी लोगों को पता है पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर होता है 2l+b, यानी 2l+b यही तो होता है। यहाँ पर l की जगह x है, देखो भाई l की जगह x है और b की जगह पर y है, तो हम l की जगह पर x और b की जगह पर y लेने जा रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पेरीमीटर l+b है, x और y की फॉर्म में क्या होगा सर, ये x+y होगा। सही है। इसने कहा है बेटा देखो हाफ द पेरीमीटर, हाफ द पेरीमीटर का मतलब क्या है सर, डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं पेरीमीटर को 2 से, तो इसको बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, वो अलग बात है, उसका यहाँ पे काम नहीं है। हाफ द पेरीमीटर का मेरे पास काम है। तो जो हाफ द पेरीमीटर है ना, वो वैल्यू देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हाफ पेरीमीटर हो गया। हाफ पेरीमीटर की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ पेरीमीटर की वैल्यू आ गई x+y। सही है। हमको यहाँ से गायब होना पड़ेगा क्या, चलो गायब हो जाते हैं। देखो अब आगे पढ़ते हैं। हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, तो देखो लेंथ है उसकी x, ठीक है, ये आपकी कंडीशन हो गई 1, ये कंडीशन 1 हो गई। कंडीशन 2 की बात कर रहे हैं। कंडीशन 2 में क्या कह रहा है, जो उसकी लेंथ है x इज 4 मोर देन इट्स विथ, उसकी विथ y है, y से 4 ज्यादा है कौन, उसकी लेंथ। तो एक कंडीशन मेरे पास ये बनी। अभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा हमने, फिर से पढ़ते हैं। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36। ये 36 किसकी वैल्यू है, अब समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, ये हाफ पेरीमीटर ही 36 है। बहुत बढ़िया। तो x+y जो है ये आ गया 36 और x इज इक्वल टू y+4। ये मेरे पास दो इक्वेशंस बन गई दो कंडीशन से। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर बिल्कुल डाउट नहीं है। अब फिर से वही काम करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करके इनके ग्राफ को ड्रॉ करना है और फिर इनका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन से ही हमें क्या मिलेगा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तभी तो हम x और y सॉल्व कर पाएंगे, और x उसकी लेंथ है, y उसकी विड्थ है। तो चलिए फिर इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं और क्वेश्चन को खत्म करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या आएगी वैल्यू, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। आप लोग y इज इक्वल टू 36 माइनस एक्स भी ले सकते हैं, ये तो ऑलरेडी एक ही वेरिएबल की फॉर्म में है, ठीक है। देखो ये जो 36 माइनस वाई है ना, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, हम जो बताना चाह रहे हैं बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत काम की बात है, ठीक है। ये हो गई x, ये हो गया y। अब देखो हम लोग जो भी y की वैल्यू रखेंगे उस पर मेरा x डिपेंड करेगा, समझ में आ रही है बात। अब ये ऐसे कोऑर्डिनेट्स आएंगे जिन्हें हमें ग्राफ पे ड्रॉ करना है, तो मेरे ग्राफ पेपर की लिमिटेशंस को भी हमें ध्यान में रखना होगा, समझ रहे हो। कोई बच्चा इतने बड़े ग्राफ पर बना रहा होगा, बहुत बड़े ग्राफ पर बना रहा होगा, उसमें 50-50 कॉलम्स होंगे। कोई बच्चा 10 कॉलम वाले और 10 रो वाले ग्राफ पर बना रहा होगा। मेरे पास देख लेते हैं भाई कौन सा ग्राफ है। मेरे पास ये ग्राफ लिया है हमने, कोशिश करी है बड़ा लेने की, लेकिन फिर भी इसमें इतने कॉलम्स या रोज नहीं है। हम क्या समझाना चाह रहे हैं इस बात को समझो। अगर हम लोग यहाँ पर y0 ले लें, सपोज यहाँ पर हमने y0 ले लिया, तो x आ जाएगा बेटा 36। अब 36 जो नंबर है वो कैसे लेकर आएंगे, इतना बड़ा ग्राफ कहाँ से लाएंगे, समझ रहे हो मेरी बात। अब फिर सोचोगे तुम लोग कि सर आपने 0 गलत ले लिया। ऐसा करिए, आप ऐसा नंबर लीजिए कि वैल्यूज आसपास आए। हमने कहा अच्छा भाई कैसे, आप कहेंगे सर 18 लेके देखिए। जैसे ही आप y18 लेंगे ना, आपका x भी कितना आएगा, 36 माइनस 18, सब्सट्रैक्ट करेंगे अगेन 18 आएगा। हम कहेंगे हाँ बेटा दिमाग तो तुमने लगाया, 36 से तो तुम बच गए, लेकिन 18 अपने आप में एक बड़ा नंबर है बेटा। 18 अपने आप में एक बड़ा नंबर है। देखते क्या मेरे पास 18 कॉलम्स या रोज हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 10 है मेरे पास। सिर्फ ग्राफ जो है मेरे पास वो सिर्फ 10 का ही है, समझ में आ रही है बात। हम तो फंस गए भाई, मेरे ग्राफ तो छोटा पड़ गया। तो क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि ये जो बीच का गैप है ना 1 का, इसको 1 ना लें, समझ लो मेरी बात।
इसको 2 ले सकते हैं, इसको 4 ले सकते हैं, इसको 8 ले सकते हैं, और बाद में हम लोग ये लिख दें कि स्केल में, समझ रहे हो ना, स्केल तो पता होगा, स्केल में ये मेंशन कर दें कि जो 1 यूनिट है एक्स एक्सिस पर, समझ रहे हो स्केल कैसे लिखते हैं, एक्स एक्सिस पर जो 1 यूनिट है ना वो 4 के इक्वल है। यहाँ पर लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि हम लोग डायरेक्टली ग्राफ से ही इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो स्केल की भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक, चलो भाई, तो क्या करें, ऐसे कौन से नंबर ले लें कि मेरा काम बन जाए, देखते हैं, हिट एंड ट्राई करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ दिमाग लगाएंगे तभी मज़ा आएगा, ठीक है। चलो देखो, अगर हम लोग पहले वाले मतलब 36 माइनस वाई में बात करें तो हम लोग 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में ले सकते हैं और 4 के मल्टीपल्स की फॉर्म में ले सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर y की वैल्यू, समझ रहे हो, y की वैल्यू अगर हम लोग 0 रखें तो यहाँ 36 आएगा, नो डाउट 36 आएगा। और अगर हम लोग ग्राफ को 4 के मल्टीपल में ड्रॉ करें, समझना मेरी बात, ये आपका 0 हो गया, यहाँ पर आ रहा है आपका 4, यहाँ पर आ रहा है आपका 8, नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर आ रहा है आपका 12, ये आ रहा है आपका 16, ये आ रहा है आपका बोलो 20, ये आ रहा है 24। ठीक, कुछ ऐसे हम लोग 4 के मल्टीपल में इसको लिखें, उससे क्या होगा कि मेरे पास ग्राफ बनाना आसान हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखें, यहाँ पर लिखें -4, -4, -8, ठीक है, यहाँ पर -12, यहाँ पर बताओ -16, यहाँ पर -20, ठीक है। तो हम लोग 36 तक लेके जाते हैं कि भाई मेरा ग्राफ 36 नंबर तक आ रहा है तो हम एटलीस्ट 36 तो अचीव कर ही लें। देखते हैं, 24 के बाद 28, यहाँ पर क्या आएगा 32, 32 यहाँ पर लिख रहे हैं, और यहाँ पर आएगा देखो बेटा 36, तो मिलने लगा 36, काम बनने लगा। ठीक है, अब ट्राई करते हैं। अब क्योंकि देखो ये ग्राफ थोड़ा छोटा है और हमने लिखा इसको साफ साफ नहीं है, तो इसको हम साफ साफ लिख लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो ग्राफ पर हमने नंबरिंग तो कर ली है, अब आप लोग देखेंगे कि हमने नेगेटिव नंबर्स को नहीं लिखा है। अब नेगेटिव नंबर्स को क्यों नहीं लिखा है भाई, हम इसमें नेगेटिव नंबर्स लेंगे ही नहीं, हमें ग्राफ को साफ बनाना है तो हम नेगेटिव नंबर्स लेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर हम y 0 ले लें, y अगर हम 0 ले लें तो हमें क्या मिलेगा सर, अगर आप y 0 लेंगे तो x 36 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब y को हम 4 के मल्टीपल में लेंगे, हम 8 ले सकते हैं, y अगर हम 8 ले लें तो हमें x क्या मिलेगा, 36 माइनस 8 करिए, बताइए भाई, तो हमें मिलेगा 28। सही कह रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, 36 माइनस 8 करेंगे 28 ही बचेगा। अब बताओ क्या ले लें सर, 16 ले लीजिए, 16 लेंगे तो क्या मिलेगा, 36 माइनस 16 20 मिलेगा। हाँ सर 20 मिलेगा, बहुत बढ़िया भाई। तो अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स को लिखे ले रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए 36,0, 28,8 और 20,16। अब आप लोग समझ पा रहे हैं, हमने नेगेटिव स्केलिंग करी नहीं क्योंकि हमें पता है हम नेगेटिव नंबर लेंगे ही नहीं, हम उसी में काम चला लेंगे। ये चीज़ें आपको सीखना है कि कैसे सोचना है, कैसे प्लानिंग करनी है। ठीक, छोटे क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बताइए, y यहाँ पर भी 0 ले सकते हैं, हाँ सर ले सकते हैं, तो x कितना आ जाएगा सर, x 4 आ जाएगा। हमें 4 के मल्टीपल ही लेने हैं। ठीक, y हमने क्या ले लिया, y सर 4 ले लीजिए, जैसे ही हम y 4 लेंगे x 4 + 4 8 हो जाएगा। सही कर रहे हैं? हाँ सर सही कर रहे हैं। अगर हम y 8 ले लें तो x कितना आ जाएगा सर, x 12 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। कोऑर्डिनेट्स लिख लें, लिख लीजिए सर, तो 4,0, 8,4 और देखिए यहाँ पे सर 12,8 आ जाएगा। अब क्या करना है सर, इनको आप ड्रॉ कर लीजिए ग्राफ पे, कर लेते हैं। चलो इक्वेशन नंबर 1 के कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करो। 36,0, x की वैल्यू 36, y की वैल्यू 0, नहीं पर आएगा, हाँ सर बिल्कुल। 28,8, देखो ये 28 x एक्सिस पे, y एक्सिस पे 8, यहाँ पर आएगा, बिल्कुल सही। अब देखो 20,16, 20,16 कहाँ पर आ रहा है, ये दिख रहा है हमें 20,16। इसको क्या किया जाए सर, इसको कनेक्ट कर लीजिए पहले आप, उसके बाद दूसरा ग्राफ ड्रॉ करिएगा। ठीक है भाई, कर लेते हैं, इसको कनेक्ट करेंगे तो पहली बार में सीधी लाइन बन चुकी है। ठीक है, अब सेकेंड लाइन पर आते हैं। 4,0, 4,0 कहाँ पर है, 4,0 आपका यही आ जाएगा, x एक्सिस पर 4, y एक्सिस पर 0। 8,4 ये आ रहा है, देखो बेटा 8,4। 12,8, 12,8 कहाँ पर आएगा, 12,8 यहाँ पर आएगा, क्या बात है। अब क्या करें सर, आप इसको भी आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है भैया, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा तुम लोग बोल रहे हो बस वैसे ही कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे। ठीक, ये भी सीधी बन गई क्या, देख लेते हैं। हल्की सी टेढ़ी लग रही है, क्यों लग रही है, हल्की सी टेढ़ी लग रही है, इसको अब बिल्कुल परफेक्ट लग रही है।
ठीक है भाई, नेमिंग कर दें? हाँ सर कर दीजिए। बताओ फिर। 4,0 ये आ गया सर, 4,0 आपका पहला वाला पॉइंट। 8,4 ये आ गया आपका सर 8,4। बहुत बढ़िया, बोलते रहो साथ साथ। 12,8 सर, ये 12,8 आ गया। सही है भाई, बढ़िया। अब आगे बताओ 36,0, ये सर 36,0 आ गया। क्या बात है। 28,8 ये सर 28,8 आ गया। दिख रहा है ना आप लोगों को। और ये देखिए जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस एक दूसरे को, ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं सर? ये देखिए 20 और यहाँ पे 16, यानी 20,16, 20,16 ये कोऑर्डिनेट्स मेरे काम के हैं। भैया क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि सर यही तो सोल्यूशन आएगा ना दोनों इक्वेशंस का। चलो इक्वेशंस को भी लिख देते हैं ना, वरना बाद में कंफ्यूजन ना हो। x + y = 36 और यहाँ पर बन रहा है आपका क्या, x = y + 4। अब सही है, कंप्लीट फिगर बन चुका है, मेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आ चुका है जो कि 20,16 है। अब देखो 20,16 का पोस्टमार्टम करिए, ये आ रही है वैल्यू x की और ये वैल्यू आ रही है y की। अब x किसको लेट किया था, याद आ रहा है कुछ? चलो फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर नहीं है, ये आ गया फिगर। x किसको लेट किया है सर? x लेंथ को लेट किया है। और x की वैल्यू कितनी आ गई सर? x की वैल्यू आ गई 20 और y की वैल्यू 16। तो हम आंसर तक पहुंच गए। देखो भाई, ये x आ गया 20, ये y आ गया 16 और यूनिट चल रही है मीटर, तो ये मीटर में आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर डायमेंशंस गार्डन की क्या हो गई, लेंथ हो गई 20 मीटर, विड्थ हो गई 16 मीटर। समझ चुके होंगे आप लोग अब तक। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x, देखो लिख लेते हैं इसको, 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is। इनका कहने का मतलब क्या है? इनका कहने का मतलब है कि भैया अभी तक तुम्हें हम दो इक्वेशंस दे रहे थे, तुमसे ये पूछ रहे थे कि बताओ ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इनके यूनिक सोल्यूशन है, इनफिनाइट सोल्यूशन है या जीरो सोल्यूशन है, या ये कंसिस्टेंट है या ये इनकंसिस्टेंट है। अब ये कह रहे हैं कि भैया तुम अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करो, कोफिशिएंट के रेशियोज का इस्तेमाल करो और एक ऐसी इक्वेशन लिख के दिखाओ जो इस लाइन के रिस्पेक्ट में इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन को फॉलो करे, पैरेलल लाइन की कंडीशन को फॉलो करे, कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन को फॉलो करे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कंप्लीट अजम्पशन पर क्वेश्चन है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। स्क्रीन को साफ कर लेते हैं, हम गायब हो जाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसके कोफिशिएंट की वैल्यूज निकाल लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन ही कोफिशिएंट पर ही बेस है। तो a1x + b1y + c1 = 0 से जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए यहाँ साइड में लिख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। a1 की वैल्यू क्या मिलेगी? हमें 2 मिलेगी। b1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? b1 की वैल्यू 3 मिलेगी और c1 की वैल्यू हमें मिलेगी। बोलो भाई ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? हाँ सर, अभी तक आपने किया ही क्या है जो समझ में ना आ रहा हो। ठीक, अब देखिए कंडीशंस को लगाते हैं। पहली कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइंस की। इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती क्या है? a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब सबसे पहले देखिए ये a2 और b2 आया कहाँ से? तो आपको ये बातें लिखनी पड़ेंगी कि हमने ये लेट कर लिया, यहाँ पर दिख रहा है आपको, हमने ये लेट कर लिया कि a2x + b2y + c2 = 0, ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये a2, b2 और c2 को सब्सटीट्यूट कर देंगे इसी इक्वेशन में और बस मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम कहें कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देखते हैं भाई a1 क्या है। a1 सर 2 है, ठीक है। a2 की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू b1 3 है और b2 यहाँ पर है। तो हमें a2 और b2 की ऐसी वैल्यू लेनी है कि ये नॉन इक्वल टू का कंडीशन को फॉलो करे। कोई भी वैल्यू ले लीजिए जो आपका मन करे। आप a2 को 1 ले सकते हैं, b2 को भी 1 ले सकते हैं, वो भी सही है। C2 इस पे मैटर ही नहीं कर रहा, C2 को आप कुछ भी ले लीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 0 ले सकते हैं, आप 5 ले सकते हैं। मेरे मन में आया 5, हमने 5 बोल दिया, आपके मन में आया 2, आपने 2 बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझना आपको ये है कि हमें ऐसे वैल्यूज लेनी है किसकी? a2, b2 और c2 की। यहाँ पर कंप्लीट हिट एंड ट्राई है, a2,
B2 और C2 की वैल्यूज को ऐसे लेना है कि जो मेरी गिवन कंडीशन है ये कंडीशन फॉलो हो। ठीक, अब देखिए बात को समझिए, मेरे मन में ये आ रहा है कि हम A2 की वैल्यू को ले लें, क्या A2 की वैल्यू को ले लें 1, B2 की वैल्यू को भी ले लें 1, ठीक है, और C2 की वैल्यू को भी ले लें 1। क्या भैया किसी को कोई दिक्कत है? मेरा 1 1 का मन कर रहा है, हमने 1 1 ले लिया। समझ में आ रही है बात? किसी को कोई फर्क इससे नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। देखो भाई अब क्या आएगा, तो हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। A2 की वैल्यू 1 अज्यूम करिए, देखो A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये हमने अज्यूम करा था कि ये इसकी इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो हमने A2 ले लिया 1, तो ये वैल्यू आ गई 1x प्लस B2 ले लिया 1, तो ये आ गया 1y प्लस C2 भी ले लिया 1, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू 0। 1 को लिखो या ना लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो ये एक कंडीशन बनी, ये एक इक्वेशन बनी। आप ऐसी इन्फिनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं जहां पर ये a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ रहा हो। ये मेरा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब अलग अलग बच्चों का अलग अलग आंसर आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको किस पर फोकस करना है, इस वैल्यू पर फोकस करना है। अगर आपका आंसर सही है तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। देख लेते हैं, यहाँ पर a1 कितना है 2, a2 कितना है 1, 2 अपॉन 1 आ रहा है। यहाँ पर देखिए b1 कितना है 3, यहाँ b2 कितना है 1, 3 अपॉन 1 आ रहा है। दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब मेरी जो लाइंस या जो लीनियर इक्वेशन हमने अज्यूम करी है वो मेरी कंडीशन को फॉलो करती है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड केस पैरेलल लाइन का केस है। इसमें क्या होता है भाई, सभी को पता है सर, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। देखिए हमें ऐसा करना है कुछ कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 का रेशियो सेम आ जाए। देखो बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं। a2 की वैल्यू तुम अपने मन से अज्यूम कर लो, जो तुम्हारा मन करे, ठीक, बट वो 2 से कटे अगर आसान नंबर चाहिए तो। मेरा मन हो रहा है कि हम a2 की जगह पे 6 ले लें। तो देखो a1 आ रहा है 2, a2 आ रहा है 6, इसको सिंप्लीफाई करो, वैल्यू क्या आएगी 1/3, यानी कि तुम्हें रेशियो बनाना है 1/3। तो जो b2 की वैल्यू है वो कुछ इस तरह से हो कि 1/3 मिले। सबसे आसान तरीका पता है क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, वैल्यू सारी चिपका दो। a1 कितना लिया है 2, a2 कितना लिया है 6, b1 कितना है 3, क्या b2 नहीं निकाल पाओगे? एक ऐसी b2 की वैल्यू आ जाएगी जो मेरी कंडीशन को फॉलो कर रही होगी। और हमको दिख भी रहा है क्या आ रहा है, 2 1 2 2 3 6, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 9 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर b2 की वैल्यू 9 और a2 की वैल्यू 6 आ गई। समझ में आ रही है बात? अब तुम्हें c1 अपॉन c2 को नॉन इक्वल टू दिखाना है, आंख बंद करके जो मर्जी ले लो, बस 1/3 नहीं आना चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? देखो यहाँ पर हमने c2 अज्यूम कर लिया, हमने 16 ले लिया, कोई दिक्कत है? ये हुई एक कंडीशन। अगर इन्हीं वेरिएबल्स को हम चिपका के अपनी इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगी? देखो भाई, a2 की वैल्यू 6 अज्यूम करी, 6x प्लस b2 की वैल्यू 9 अज्यूम करी, देखो 9y प्लस c2 की वैल्यू 16 इज इक्वल टू 0। एक देखो ये आंसर हो गया मेरा। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? हाँ सर समझ में आ रही है, बढ़िया समझ में आ रही है। एक पैटर्न तो ये हो गया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कुछ और बताइए, अभी मेरे दिमाग में सही से क्लियर हुआ नहीं। तो एक और एग्जाम्पल लेके बता देते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर आप कभी भूले ही ना। ठीक, चलो देखते हैं। इस बार a2 को हमने 4 अज्यूम कर लिया। पहले हमने कहा था ना कि अपने मन से अज्यूम कर लो, तो a2 को हमने यहाँ पर 4 अज्यूम कर लिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। तो a1 अपॉन a2 क्या आएगा, 2/4 यानी 1/2 आएगा। अब तुम्हें b2 की ऐसी वैल्यू लेनी है कि 3 के डिनोमिनेटर में जब वो वैल्यू आए तो रेशियो 1/2 बने। आप सभी को पता है कि सर 3/6 करेंगे तभी 1/2 आएगा। इसका मतलब b1 अपॉन b2 हो गया 3/6, यानी b2 अपने आप क्या आना चाहिए सर, 6 आना चाहिए। c2 पर कोई फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि पैरेलल लाइंस बनानी है। c2 आपकी जो मर्जी ले लीजिए, मेरा मन हो गया इस बार 2 लेने का, हमने 2 ले लिया। अब हम क्या करें सर, आप इक्वेशन में चिपका दीजिए और क्या करिएगा। a2 की वैल्यू आ रही है 4x प्लस b2 आ रहा है 6y और c2 आ रहा है 2 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग देखिए किस तरह से आप लोग अलग अलग इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर कोई लड़ाई ना करना कि भैया मेरा आंसर अलग आ रहा है, तुम्हारा आंसर अलग आ रहा है, किताब में आंसर अलग आ रहा है, वेबसाइट्स पर आंसर अलग आ रहा है। कुछ भी आ सकता है, बस कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन
C2। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया भाई। अब हम लोग चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट पर। सबसे पहले तो कोइंसिडेंट लाइन की कंडीशन बता दो, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी सारे रेशियोज इक्वल होने चाहिए। हमने तुमको ट्रिक बता दी कि भाई कोई भी एक वैल्यू अपने मन से अज्यूम कर लो, बाकी सारी वैल्यूज उसी का यूज करके निकाल लो। ठीक, अभी हमने तुमको A2 अज्यूम करके बताया, अब देखो हम अपने मन से B2 अज्यूम करे ले रहे हैं। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B2 को हमने अज्यूम कर लिया अपने मन से 6। ये देखो अजम्पशन पर बेस है पूरा खेल। तो अगर हम B1/B2 निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 3/6 यानी 1/2 आएगी। अब हमें A2 ऐसा चाहिए कि वहाँ पर भी 1/2 आए, यानी कि 2/A2 करें तो भी 1/2 आए, C1/C2 करें तो भी 1/2 आए। इस बात को समझना, बहुत ध्यान से समझना, बता रहे हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यहाँ पे हमने एक वैल्यू अपने मन से अज्यूम कर ली। क्या अज्यूम करी सर, यहाँ पर आपने B2 6 अज्यूम करा। ठीक है, A1 क्या है 2, B1 है 3, C1 है 8, वैल्यू चिपका दो। A1 है 2, B1 है 3, C1 है 8 अपॉन A2 पता नहीं है। ठीक है, B2 कितना लिया है, B2 सर लिया है आपने 6। ठीक, देखो ये लिया है B2 6, बहुत बढ़िया। और C2 भी हमें पता नहीं है। समझ में आ रही है बात। अब देखो ध्यान से, अगर हम इन दोनों को साथ में ले लें तो A2 क्या आ जाएगा सर, क्रॉस मल्टी, थोड़ी देर के लिए ना, थोड़ी देर के लिए आप इसको हटा दीजिए। सही है, थोड़ी देर के लिए हम इसको हटाएंगे तो यहाँ से A2 नहीं निकाल पाओगे। हाँ सर निकाल लेंगे। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको हटा दो, क्या यहाँ से C2 नहीं निकाल पाओगे? हाँ सर निकाल लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। बहुत बढ़िया भाई, तो चलो जल्दी से आंसर बता दो। यहाँ पे A2 कितना आ जाएगा सर, A2 आ जाएगा 4। ठीक, तभी 2/4 1/2 बनेगा। और यहाँ C2 आ जाएगा 16, तभी 8/16 1/2 बनेगा। और ये रेशियो जो बनेगा ये 1/2 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने क्या करा, जब हमें बराबर रेशियोज रखने हैं तो कोई भी एक वैल्यू आप रखिए, ऐसी रखिए कि वो डिविजिबल हो। उससे क्या होगा, आपका एक रेशियो आ जाएगा, या वो A1/A2 का आ सकता है, B1/B2 का आ सकता है, C1/C2 का आ सकता है। अब जिसकी भी वैल्यू आएगी, बचे हुए दोनों रेशियो उसी के इक्वल होने चाहिए। इक्वल रख के हम दूसरा रेशियो निकाल सकते हैं। ये तो आसान नंबर है कि हमें पता है कि 2 के नीचे 4 आ रहा है। मान लो कॉम्प्लिकेटेड नंबर होते, A1 की जगह 36, तब तुम A2 कैसे निकालते? ठीक, इस तरह के लिए ये चीज़ सबसे बेस्ट है कि भाई एक वैल्यू अपने मन से पुट करो, एक रेशियो निकालो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके तुम सारे रिक्वायर्ड नंबर को फाइंड कर लो। समझ में आ गई बात। तो अब हमें क्या करना होगा सर, अब सारी वैल्यूज को चिपकाना होगा। A2 कितना लिया है, A2 लिया है सर 4, B2 लिया है 6 और C2 लिया है। तो भैया अब क्या करें सर, अब इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दीजिए बस। तो देखो कर देते हैं, A2 की वैल्यू 4 तो 4x प्लस B2 की वैल्यू 6 तो 6y इज इक्वल टू 0। इसलिए ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर बात समझ में आ गई। तो इस तरह से हमने तीनों केसेस को देख लिया, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस भी कर लिया। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलो भैया पढ़ो क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी तक जो कर रहे थे वही करना है, इन इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, मतलब ये जो दो लाइंस दी हैं, एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। भाई देखो एक्स एक्सिस की इक्वेशन पता है या नहीं? देखो बच्चों वाला सवाल पूछा है। एक्स एक्सिस पर क्या होता है सर, वाई 0 होता है, इसलिए एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होती है। ऑल्दो इसका काम नहीं पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है सर, y एक्सिस पे x 0 होता है, इसलिए y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 होती है। तो हमें करना कुछ नहीं है, जो अभी तक कर रहे थे वही करना है। इन दोनों इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करके ड्रॉ करना है और एक x एक्सिस को इंक्लूड कर लेना है, जो ट्रायंगल बनेगा उसी को फाइंड करना है। ठीक, चलो करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल में इसको फॉर्म कर लिया जाए। देखो y को इधर ले आए तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, x प्लस 1 बचेगा। सही है, बहुत बढ़िया भाई। अब दूसरे वाले में बता दो। देखो नीचे डिनोमिनेटर में 3 लेकर आएंगे तो 3 का मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा। हम डिनोमिनेटर में 2 लाएंगे, मेरे लिए वो आसान है, तुम्हें जो आसान लगे तुम वो करना। ठीक, तो 2 इज इक्वल टू यानी 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। ठीक, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। ठीक, अब भैया वैल्यू पुटिंग करते हैं और कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लेते हैं। x y यहाँ पर बताओ क्या रखा जाए, ये तो बहुत आसान है।
x की वैल्यू रख दें अगर 0 तो y आ जाएगा 1, x की जगह रख दें -1 तो y आ जाएगा 0, और x की जगह रख दें 2 तो y कितना आ जाएगा 3। ये तो काफ़ी आसान था। इसको देखते हैं दूसरे वाले में। हमें ऐसा नंबर रखना है कि ऊपर न्यूमरेटर इवन नंबर बने। तो भाई देखो 12 इवन नंबर है, इवन में से क्या सब्सट्रैक्ट करें कि इवन बने, तो इवन में से इवन को सब्सट्रैक्ट करेंगे तभी सर इवन नंबर बनेगा। बहुत बेसिक लॉजिक है, इवन नंबर में से इवन नंबर सब्सट्रैक्ट होगा तभी इवन नंबर बनेगा। तो हम लोग y और x में x की कैसी वैल्यू रखेंगे, सर x की इवन वैल्यू रखिए। 0 तो रख ही सकते हैं, यहाँ पे 12 बन जाएगा, और बाकी कोई भी इवन नंबर रख सकते हैं। सबसे पहले 0 रख दें तो हमें क्या मिलेगा 12/2 यानी 6 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब बताओ क्या रखें, सर 2 रख दीजिए। जब हम 2 रखेंगे तो 12 माइनस कितना आएगा, सर 12 - 6 आएगा, यानी 6/2 आएगा, यानी यहाँ पर सर 3 आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक। चलो और बताओ, सर एक और इवन रखना है, और क्या करना है 4 रख दें। सर 4 - 3 = 12 होता है, 12 - 12 करेंगे 0 बन जाएगा, y आ जाएगा 0। बहुत बढ़िया, कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे 0,1, ठीक है, -1,0 और 2,3, 0,6, 2,3 और 4,0। समझ में आ गई बात। इसको अब ड्रॉ करते हैं जल्दी से। चलो भाई, पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स बताओ। 0,1, 0,1 ये आ गया आपका 0,1, -1,0, -1,0 ये आ गया आपका 2,3, 2,3 यहाँ कहीं पर आएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर, इसको ड्रॉ करिए, फिर दूसरे कोऑर्डिनेट्स को बनाएंगे। ठीक है भाई, जैसा तुम लोग कहो। तो इसको हमने ड्रॉ करा, लाइन देखना सीधी है कि नहीं, ठीक। अब सही है, क्यों, अब परफेक्ट है। दूसरी लाइन पर आ जाओ भाई। 0,6, 0,6 कहाँ पर है, सर ये देखिए 0,6 यहाँ पर आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 2,3 कहाँ पर है, सर 2,3 ये सर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, इसका मतलब यहाँ पे। ठीक है भाई। 4,0 कहाँ पर है, सर ये 4,0 ये आ गया। बहुत बढ़िया। अब बता दो भैया, इसको भी क्या करें, सर ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ करते हैं भाई, ये सही है ना, परफेक्ट। चलो भाई, अब देखो एक चीज़ इन्होंने और बोली थी। क्या बोला था, किसको याद है, सर इन्होंने बोला था एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो आपने अभी तक लिया ही नहीं, अब ले लिया। हाँ सर ले लिया। इस लाइन को भी सीधा कर ले थोड़ा सा, ये देखो ये भी सीधी हो गई। ठीक। चलो भैया, अब क्या करें सर, अब ऐसा करिए कि आप पहले कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करिए, उनकी नेमिंग करिए, उसके बाद कुछ और करिएगा। ठीक है भाई, ये भी कर लेते हैं। देखो 0,1 यहाँ पर आ रहा, ठीक। यहाँ पर क्या आ रहा है 2,3 यहाँ आ रहा है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर आ रहा है 0,6, देखते रहना तुम लोग। और यहाँ बता दो 4,0, तुम्हें कहे समझ में आएगा हम कहाँ की बात कर रहे हैं कि नहीं। चलो अच्छा, या आखिरी वाला देख लेते हैं जो बच रहा है, -1,0 ये बच रहा है आपका -1,0। इक्वेशंस को भी लिख देते हैं। बताओ भैया कहाँ पर है, ये आपकी x - y + 1 = 0 वाली इक्वेशन हो गई। बहुत बढ़िया। और दूसरी वाली इक्वेशन कहाँ पर है, सर 3x, ये दूसरी वाली 3x + 2y - 12 = 0। ये दोनों इक्वेशंस को बना लिया, उनके कोऑर्डिनेट्स को भी रिप्रेजेंट कर दिया, एक्स एक्सिस भी ले लिया। ये एक्स एक्सिस हो गया आपका। दोनों ही लाइन और एक्स एक्सिस को ड्रॉ करने पर आपको क्या दिख रहा है, सर आपको नहीं दिख रहा, ट्रायंगल बन रहा है। तो क्या करना है सर, इसको कलर करना है। तो भैया इसको कलर कर देते हैं, तुम लोग देख लेना, बाद में ये ना कहना सर को तो कलर करना भी नहीं आता। ठीक, तुम लोग अपना देख लेना भैया। ये हो गया कलर। अब इसमें क्या निकालना था, जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ ले, हम तो क्वेश्चन ही भूल गए। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है भाई, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, यानी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालो एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। ट्रायंगुलर रीजन को तो शेड कर दिया है, बस वर्टिसेस निकालना बचे हैं। देखो एक वर्टिसेस ये आ रहा, दूसरा वर्टिसेस ये आ रहा, तीसरा वर्टिसेस ये आ रहा। ये वर्टिसेस समझ में आ रहे हैं, ट्रायंगल के वर्टिसेस तो समझ में आते हैं। हाँ सर समझ में आते हैं। तो तीनों वर्टिसेस बता दो भैया, 2,3 और बताओ -1,0, -1,0 और तीसरा 4,0। ये देखो भैया तीनों वर्टिसेस आ गए, ट्रायंगुलर रीजन को शेड कर दिया है। इस तरह से मेरा क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया है। तो इस तरह से क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है। तुम्हारे काम की बात तो यहाँ खत्म होती है, मेरे काम की बात शुरू होती है। मेरे काम की बात क्या है भैया, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा देना, आने वाली वीडियो को भी फॉलो करते रहना। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, कुछ भी मन में सवाल आता है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ठीक है,
उस लिंक पर क्लिक करो, ग्रुप से जुड़ो, अपने डाउट्स को पूछो। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।